फराज हो कनेक्टेड? फराज तुफैल, आवाज अब क्लियर है? हेलो। हेलो, हाँ ईशान, आवाज क्लियर? यस सर। ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी यार, हाउ आर यू? फाइन सर। मुझे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, तुम उधर बैठे हुए थे, मैं इधर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि आज मेरे से ज्यादा लेट बच्चे हो गए हैं, लेकिन पता लगा सर हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था। कोई नहीं हो जाता है। चलो, एक चीज ये है कि क्या कहते हैं, शेयर हुआ था जामिया का, सबका तो अपना डेट शीट आ गया है ना? यस सर। अब प्लानिंग आप लोगों ने किस तरीके से किया है, कैसे कैसे करना है, क्या चीज़ है? क्योंकि यहाँ पढ़ सब रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क की प्लानिंग कैसे किया गया है। तो अभी क्या कहते हैं, ऐसे जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें से आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी टिल नाउ, मेरे पढ़ाने के अलावा, इकोनॉमिक्स के अलावा? करंटली तो जो आप पढ़ा रहे हैं वही चल रहा है मेरा। एक काम सर मैं न्यूज। थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटीज देख रही हूँ अपने प्रीवियस ईयर ठीक की। है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एनसीईआरटी तो देखो बेस है। एनसीईआरटी अगर आप स्किप करते हो तो आप ये सोच लो कि मतलब आप जो है ना सीढ़ी से छलांग मार रहे हो। अगर क्रॉस कर गए तो ठीक है, बहुत सारे क्रॉस कर जाते हैं, नहीं तो बहुत जबरदस्त मुंह टूटेगा। ठीक है, तो वो ओहो। नहीं कर रहा है। हाँ, एनसीईआरटी लीक नहीं कर सर न्यूज। लेकिन मैं सिर्फ 12th की पढ़ रही हूँ। नहीं, कोई नहीं, लेकिन हाँ, अरे यही चीज तो बता रहा था मैं। यस जो सर। जो बीए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, वो रेड यस कलर सर। की बुक आती है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, हाँ सर आई थिंक वो 11th की भी शायद है। बस वही दो बुक आती है, एक पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशन एट वो वर्क। सर 11th की है। हाँ सर, उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी बिल्कुल। सब कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम कब हुआ जो था, कैसे हुआ था। बिल्कुल जो आपका बीए पॉलिटिकल में मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वहीं से आ रहे हैं, बिल्कुल वहीं से आ रहे हैं, पहला। ठीक है। यस सर। और नेट पे एक बुक मिल जाती है लक्ष्मीकांत, ठीक है, परचेज मत करना। ठीक है, बहुत मोटी ओहो बुक है पीडीएफ। लक्ष्मीकांत, वो जो है ना वो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा उस चीज़ को। तो सिर्फ 11th क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बिल्कुल नहीं लीव करना, वरना आप ये जान लो 40 to 45% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे वहीं पे। ठीक है, वो एक तरफा क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं आपका। क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पंचायती राज सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड। अब दो क्वेश्चन आएगा कि किसने किया था, तो एक है नाम लिया, लॉर्ड रिपन आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, नहीं तो ईयर अगर आ गया तो 1885 आ गया। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम, क्योंकि सबसे टिपिकल क्वेश्चन पंचायती राज सिस्टम का ही होता है, टीयर्स के बारे में होता है ना। ठीक है, एक ये हो गया। तो 11th की ये बुक तो बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोग कनेक्टेड है ही। कोई क्वेश्चन यस पूछना तो सर। पूछ लेंगे। सर ये हमें भी करनी है। ये अब इको वाले को बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बच्चे सबसे पहले एक इकोनॉमिक टाइम सुना है ना? हाँ सर, वो मैंने लगा भी रखा है। बस देखो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने हैं उन्हें इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो है ना ध्यान, देखो स्टैटिस्टिक्स ये सब के तो क्वेश्चन कितने हैं वो उसके बारे में नहीं मैं डिस्कस करूंगा। माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ओके सर। इतना एमसीक्यू बनेगा कि आप जो सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, और बेसिक आपका 11th आप लोगों का सही मायने में काफी हद तक छूट जाता है, बच्चों का बहुत कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। 11th वाली बुक बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपको, ओके सर। इकोनॉमिक्स वालों को भी एंड पॉल साइंस वालों का तो बिल्कुल ये जान लो कि 12th तो बढ़िया पढ़ा हुआ है, 11th छुट्टी भी है, उसको पढ़ना है। अब आते हैं एमबीए वालों के लिए। फराज, फराज, हाँ, फराज, सबसे पहले तो एक टॉपिक याद रखो, डाटा इंटरप्रिटेशन। सुना है ना? यस सर, बहुत। तुम्हारा जितना भी कुछ है वो डाटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा ना जामिया में, वो डाटा यस सर। इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे होगा, ये जान लो। अगर तुम्हारा डाटा इंटरप्रिटेशन लीव हुआ तो तुम कितना कुछ भी कर लो, वो ये नहीं होगा। सर मेरे लिए भी कुछ अरे आपके लिए दो नहीं चार अल्फाज बोलेंगे,
लेकिन पहले यार मैं भूल गया, तो कल तुम किस चीज के लिए ऑप्ट कर रहे थे? बीए किस चीज के लिए था तो पहले तुम्हारा? ज्योग्राफी। यस सर। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी वाले आफ्ताब को भी इन करते हैं। आफ्ताब तुम्हारा किस चीज के लिए था? एंड मुबशिर? साइकोलॉजी साइकोलॉजी। मेरा मुबशिर। हाँ, और इसका क्या कहते हैं, आफ्ताब आपका क्या था बेटा? आफ्ताब, अरे आफ्ताब नहीं कनेक्टेड है क्या? तो फिर आफ्ताब को जरा मैसेज करना सबसे पहले, तो आफ्ताब ही आया था और उसने मुझे मैसेज दिया था रिकरिंग वाला। आफ्ताब को मैसेज कर सकते हो तो फिर यस सर। कर दो फटाफट। अरे यार मैं सोच रहा हूँ कि कनेक्टेड है। अरे पूछ रहा है सर कब स्टार्ट करें। अरे स्टार्ट हो गई है भाई, लगाओ लगाओ यार। MALMAN, ठीक है। अब रही तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बहुत बढ़िया से करके रहना पड़ेगा। अब रही बात हिस्ट्री की। जीके हाँ बता रहा हूँ। एमबीए। बिल्कुल, अब देखो क्या बता रहा हूँ, जैसे कि जो सिलेबस के हिसाब से अगर रहता है आप लोगों को सबको, जैसे हिस्ट्री की एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो हिस्ट्री में कोई अभी करंटली कोई बहुत बड़ा जो है ना क्या कहते हैं चेंजेस या कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे या कुछ ऐसा नहीं अगर मिल रहा है, आपको ध्यान रखना है एंशियंट को बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। क्योंकि एंशियंट जो बच्चों ने किया है, सना ने किया है, ईशान ने किया है, जो इनिशियली आए हुए थे, तो हाँ जमाल भी आ गए लेकिन आफ्ताब नहीं है। एंशियंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें जो लैंग्वेजेस आते हैं ना वो बहुत टिपिकल हैं, वो समझ नहीं आते। तो हमने क्लास की थी, मगअप बहुत करना है उसको एंशियंट को। और जो दूसरी चीज आपकी आती है मेडिवल में, थोड़ा बहुत देखना, मेडिवल से बहुत ट्रेंड खत्म हो गया है। अब अचानक से ट्रेंड को लेके आ जाए तो वो एक अलग बात है। मेडिवल का ट्रेंड बहुत खत्म हो गया है, हर एंट्रेंस में मेडिवल के ट्रेंड को खत्म किया गया है। हमें जो ज्यादातर क्या है अब देखना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को गांधी जी और उनसे रिलेटेड जितना भी अपना क्या कहते हैं साइमन वाला हो गया, फिर आपका जो भी ये हो गए डांडी मार्च, ईयर हो गया, ईयर तो काफी देखना पड़ जाता है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए एक सबसे बड़ी चीज है क्या, जो बीए ज्योग्राफी दे रहे हैं वो एक बात ध्यान रख लें कि 11th की तो आपको पूरी ज्योग्राफी तीनों बुक जो है ना मगअप करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हो एल नीनो इफेक्ट होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो बिल्कुल टिपिकल चीजें होती हैं, एल नीनो है सब। अब क्या, हाँ अब आया आपका सर लेकिन उसके साथ भी ये क्या बोलते हैं उसका, ये साइकोलॉजी पेपर भी होता है और सोशियोलॉजी। हाँ, सोशियोलॉजी के बारे में तो बस ये मैं कहूँगा आपको कि प्रिंट मीडिया, मास मीडिया जो अब हट गया है थोड़ा सिलेबस से, लेकिन लास्ट टाइम तक जो है ना मास मीडिया से काफी चीजें आती थी। संस्कृताइजेशन क्या है, वो सारी टिपिकल, थोड़ा सा उसका नहीं सर मुझे। वो हाँ मुझे भी करना पड़ेगा यार, अगर तुमने ऑप्ट किया है उसका तो सर। नहीं सर, इन तीन सर ये जो तीन कोर्स है इनका एक ही पेपर आता है। हाँ तो ये है, इसमें तो एक सिमिलर पेपर आएगा। इसमें ज्यादातर मैं जो बता रहा हूँ ना तुम्हें कि हिस्ट्री तो आप मान के चलो, हिस्ट्री सबके लिए एकदम मान के चलते हैं कि आएगा ही आएगा, क्वेश्चंस जो है ना राइज करेंगे। यस सर। और हाँ, जैसे वो एक बात, पॉलिटिकल भी आएगा। हाँ पॉलिटिकल, वो ये बात मान के चलते हैं कि हो सकता है कुछ बच्चों ने अपना जो है ना 11th 12th में हिस्ट्री ना लिया हो, तो वो 10th तक की हिस्ट्री तुम्हारा जो है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, यस सर। तो ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री में से जो पिक कर लेते हैं। आप बोल ही नहीं सकते हो कि सर मेरे पास हिस्ट्री था ही नहीं 11th 12th में, 10th में तो था ही, ठीक है, तो मॉडर्न यस हिस्ट्री जबरदस्त तरीके से वो कर देते हैं। अब रही बात ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी बीए ज्योग्राफी वाली जो चीजें हैं भाई, 11th की ज्योग्राफी बिल्कुल जो है ना जो छोड़ी थी उसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि आप देखते हो कि चैप्टर खत्म होता होगा एनसीईआरटी की बुक में, कुछ एमसीक्यूज भी बने होते हैं, वो हो गया, ठीक है। फिर सर। हाँ इसके लिए मत अलग आता है, बीएससी ज्योग्राफी के लिए मत अलग आता है पेपर। क्या लगाता है? बीएससी ज्योग्राफी। अच्छा बीएससी ज्योग्राफी कह रहे हो? यस सर। यार इसके लिए क्या पता करना है? सर वैसे तो लिखा है बीए बीएससी, बीए देखो स्लैश।
बीए बीएससी कहलाता है ये, इसमें यही चीज है बेसिकली कि ये बैचलर ऑफ साइंस के फॉर्म में भी आता है, क्योंकि देखो एक इसमें स्ट्रीम निकलती है, कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी इसमें साइंटिफिक या बहुत हद तक साइंटिफिक ही आ रही है। एक जीआईएस की पोस्ट होती है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यस जीआईएस, सर। ठीक है। ये आपके इंजीनियर्स भी करते हैं और जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा है वो भी करते हैं, तो बहुत हद तक ये जो है ना यस सर, साइंस टेक्निकल हो स्ट्रीम में जाता भी अवेलेबल है और ये ह्यूमैनिटीज में भी अवेलेबल है। है, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको जो चीज देखनी है ना, तो 10th यस सर। क्लास तक का तो जो आपका आर्ट्स का पोर्शन है ना, वो यस अगर सर। आप लीव करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो है ना रिवीजन नहीं किया, क्योंकि वो तो आना ही आना है उससे रिलेटेड। अब जो क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट होगा 11th के बेसिस पे पॉलिटी वालों में, तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होगा, ठीक है। सर पॉलिटी के लिए आप बोल रहे थे ना कुछ, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत है, ठीक है, लेकिन सर मेरे पास वो है, लेकिन उसमें तो कुछ 1000 कुछ पेज है, वो कौन पढ़ेगा सारा। लक्ष्मीकांत है तुम्हारे पास? यस सर। वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है, लेकिन उसमें कई जगह यूपीएससी जो है के ना, लिए। हाँ यूपीएससी के लिए, लेकिन देखो क्या होता है कि ये मदर बुक है, बिल्कुल मदर बुक है। अब जैसे हाँ यस सर। कई बच्चों को थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझ आती हैं और उसे लगता है कि यार इसका कॉन्सेप्ट बहुत एलोबरेट होके नहीं है, ठीक है। तो यस सर। फाइनली जो है ना 4-5 बुक और किसी के वो कहते हैं लेक्चर नोट्स, और तीसरी चीज नहीं कहते वीडियो देखने से अच्छा सीधे लक्ष्मीकांत पे आ जाओ। लक्ष्मीकांत हाँ सारी की बेसिक परेशानियों से का, है। बिल्कुल वो बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक जो है, लक्ष्मीकांत जो है ना एलएलबी के बच्चे जो है ना सेमेस्टर में चलाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब क्या चाहिए थे, यस सर। ठीक है। तो लक्ष्मीकांत की बात बिल्कुल ये है कि सबसे फाइनल बुक वही पढ़ती है, लेकिन मैंने इनिशियल में बोला ना कि आपको 11th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये जो है आप लीव करके बीए पॉलिटिकल साइंस नहीं दे सकते, पेपर ही नहीं देने जाना अगर आपने 11th क्लास की ये लीव कर दी, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इकोनॉमिक्स, यस इकोनॉमिक्स सर। में अभी देखो चेंजेस आए हैं। चेंजेस किस तरीके से, अब 12th क्लास में आपका इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो चलता है। नहीं सर, 12th में तो माइक्रो और मैक्रो चलता है, इंडियन इकोनॉमी 11th में था। अभी लेटेस्ट में देखना, जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो 12th में है। अच्छा सर, मतलब मैंने तो माइक्रो मैक्रो पढ़ा है 12th में और इंडियन 11th में हाँ, पढ़ा था। पहले पहले जो था क्या कहते हैं 11th में क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी प्लस स्टैटिस्टिक्स होता था, है ना, यस सर, यस सर, यस ये सर, होता था। वही। और अभी तुम खुद नेट पे डाल के देखना, नेट पे सिलेबस देखो सीबीएसई का, तो उसमें ये कर रखा है कि क्या कहते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी 12th में डाल दिया। मैं बकायदा अभी बता रहा हूँ ना कि इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है वीके ओरी से मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो वो इंडियन इकोनॉमी की अब जो बुक है ना वो 12th बेसिस पे आने लगी है, ठीक है। तो ये अभी अच्छा पिछले सर। 2019 से ही है। तो क्या कहते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी आ गया। तो सर तीन मेजर पोर्शंस हो गए ना, माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ये 3 मेजर पोर्शंस हो गए, ठीक है। एंड सर स्टैटिस्टिक्स भी करने की जरूरत है क्या? यार देखो लीव बीए इकोनॉमिक्स वाले बंदे जो है ना छोड़ नहीं सकते इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि ओके आपने सर। आपने 11th क्लास में दिया हुआ है और 11th में स्टैटिस्टिक्स है ही है, ठीक है। हाँ सर। तो लास्ट वाले जो लॉरेंस कर्व और ये सब वाला जो टफेस्ट वाला नहीं आता, तो जो डेरिवेशन करके आता है, हाँ सर। उसको नहीं करने का, उसको बिल्कुल नहीं टच करना है। जो सिंपल आपके जो टेबल्स हैं, जो इनिशियल में आपके टेंडेंसी ये सब फाइंड करने का होता है, ठीक है। ओके सर। तो वैसी चीजें करनी है। थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको ईयर और मंथ तो नहीं पूछेंगे, सारी चीज आपको जो है ना टर्म से रिलेटेड पूछेंगे कि कोई चीज अगर किसी में चेंज आ रहा है तो अब उसका क्या इफेक्ट है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो हमने, अच्छा सर, हाँ जीके के लिए इकोनॉमिक्स में जैसे 4 टॉपिक्स हो गए, माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स, और बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने होंगे जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जीके के लिए। तो वो आपको जो बुक आप अपने पास चला रहे हो उसमें जो है ना इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, जो सिर्फ उसको लुक आफ्टर करना, ठीक है। मतलब आपने जब यार आप कॉमर्स साइड से हो, आपने यस सर। हिस्ट्री नहीं पढ़ा, पॉलिटी नहीं पढ़ा है, ठीक है, यस सर। तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। अब जो यस सर। प्रॉब्लम पड़ेगी तो आपको एक चीज करना है, आप कॉमर्स साइड से हो तो आपको 10th क्लास तक का तो आपको बिल्कुल मकअप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर मान के चलता है कि 10th क्लास तक तो पढ़ी है सारी चीजें इन्होंने, ओके सर। ठीक है। तो 10th क्लास का स्किप नहीं कराओ मैक्सिमम भाई, नहीं 10 8 जो हमारी इंडियन इकोनॉमी कह रहा हूँ,
इंडियन हिस्ट्री जो है ना यस आपकी सर। 8th क्लास पे आके खत्म हो जाती है कहानी उसकी, ठीक है। किस ओके तरीके सर। से, अब आप जैसे 9th में देखोगे तो 9th में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद आपको रशियन रेवोल्यूशन है, फिर क्या कहते हैं, रशियन हो गया, फ्रेंच हो गया, फिर आपको नेजी वाला आ गया, नेजी सिस्टम जो है, ठीक है। तो ओके ये सर। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप पढ़ रहे हैं 9th में। अब 10th में जब आप जाएंगे तो जो यूरोप में किस तरीके से चेंजेस आई हैं, एवोल्यूशंस हुए हैं, कैसे कैसे सिटीज डेवलप हुई हैं, तो उसके बारे में आएगा। तो इसमें आप देख रहे हो इंडियन इकोनॉमी, ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं है। अब अच्छा। 10th में आपको जो है ना सिर्फ जो है जो मूवमेंट्स होते हैं, जलिया वाले बाग, ये सब सारी चीजें। एक सेकंड मैम, यस यस सर। जी जी मैम, नहीं नहीं मैम, कनेक्टेड हो गए मैम, हो गए। मैम नहीं आया अभी, नहीं आया मैम, नहीं कनेक्टेड। ओके थैंक यू। तो ये आपको चीज करना है। अच्छा, बाकी सर जो आपने मनोहर पांडे वाली बुक बोली थी, वो मैंने मंगा ली, पतली वाली, उससे हाँ कर हाँ, लूँ तो हो जाएगा? वो अभी जो, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपका जो है ना, जो जनवरी से लेकर अभी टिल नाउ तक का, टिल नाउ क्या मतलब जब प्रिंट हुई है ना तब यस तक सर। का जो आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाले एक और चीज याद रखेंगे, योजना जितनी होती है, जितनी योजना है यस सर। उनको बिल्कुल करना है। जैसे कि एक मनरेगा होता है, ठीक है, हाँ मनरेगा सर, था, ठीक है, फिर योजनाएं वगैरह उसे जो पढ़ी है ना, हुई हैं शायद। हाँ बेसिकली योजना तो बिल्कुल लीव मत करना, काफी योजना आती है। योजना के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी कौन सी इंडियन इकोनॉमी वाली बुक को सर्च कर लेना है, ठीक है। ओके सर। इंडियन इकोनॉमी में जितनी योजना है तो सफिशिएंटली मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप नेट पे भी देख सकोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है न्यूज़पेपर, किसी को लीव नहीं करना। कोई ऐसा है जो बिना न्यूज़पेपर के चल रहा है? तो फैल, सर मैं अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही थी, लेकिन अब जो मैंने शुरू किया पढ़ना, अब मैंने रियलाइज किया कि इस मंथ का तो नहीं आएगा, पेपर तो ऑलरेडी बन गया नहीं है। नहीं, हाँ सर आप फिर, बताइए सर, करंट अफेयर्स मतलब किस मंथ बिल्कुल के सर पढ़े? मुझे उसी का सबसे ज्यादा बता, टेंशन है, मतलब सर हाँ, कोई नहीं, करंट कोई अफेयर्स। एनसीईआरटी से तो हम पढ़ नहीं, लेंगे सब, लेकिन जो कोई नहीं, अभी कोई नहीं, हो रहा है उसके बता लिए रहा हूँ क्या। न्यूज़पेपर। बिल्कुल हाँ, करंट सर अफेयर्स। आप बताइए किस मंथ का हमें पढ़ना चाहिए देखो, हाँ न्यूज़पेपर? बिल्कुल। ये आप जो है क्या कहते हैं, ये पढ़िए मार्च से, मार्च फरवरी मार्च से पढ़िए। ये मिलेगी कहाँ से ये जानो एक बार, सर दो आइए। 2020, सर 2020 मार्च 20। हाँ एग्जैक्टली, यही आपको 2020 का ही आपको जाना है, 19 पे अभी मत जाना, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो कैसे आपको करना है, डू आई हैव टू डू व्हाट, एक मिनट। सर मार्च 2020 से लेके कहाँ, किस मंथ तक? अभी ये आपका जैसे अभी अब आपका ये चल रहा है, क्या कहते हैं, सितंबर। सितंबर तक। हाँ सितंबर ओके सर। को अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है, सितंबर फुल टच मत करना। 15 सितंबर के नीचे तो कुछ मत टच करना अभी, ठीक है। ओके सर, सिर्फ 15 सितंबर तक। तक, और इससे पहले का ओके। ही हो। अब इसको किस हाँ तरीके सर। से करना, आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा? जब यस आप सर। नेट पे जाओगे ना तो आपको वो एक आता है न्यूज़पेपर, क्या कहते हैं, द हिंदू। तो यस। यस हिंदू सर। के जो है ना प्रीवियस एडिशंस जो है ना सारे आपको मिल जाएंगे, सारा सर उसकी न्यूज़पेपर। एप्लीकेशन है मेरे पास। बिल्कुल एप्लीकेशन से ही होता है, तो आपको सारा प्रीवियस मिल जाएगा। सर ओके वो ये सारे पढ़ने हैं, मार्च अप्रैल मई जून देखो, जुलाई अगस्त सितंबर मेन तक। मैटर अब इस पे देखो क्या क्या है। अब यस सर। पॉलिटिकल, तुम्हारे लिए जो पॉलिटिकल वालों के लिए तो मतलब ये जानो कि ये जो नवंबर दिसंबर से अभी तक शुरू है ना, तो यस तुम्हारे सर। पास से तुम्हारी जो बुक है ना उससे ज्यादा यस। मटेरियल होगा। क्यों? एनआरसी, सीए, ठीक है, यस सर। 370, 35A, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो अब आप समझ रहे हो कि ये जो चार सर ये मैंने चार थोड़े बोला में है, ये इतनी डिटेल्ड है कि इसे आसाम से भी एसोसिएट किया जाएगा, फिर पूरे कश्मीर एरिया को भी एसोसिएट किया जाएगा, क्या यस सर। डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, पार्लियामेंट में किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज, ये तो आपकी मतलब ये जान लो कि ये तो आनी ही आनी है, तो फुल डिटेल में सर आप सेपरेट लेक्चर बना सकते हैं एनआरसी और सीए और 35A और 370 आर्टिकल पे, यार। कभी अगर एंड पे अगर टाइम बचेगा। नहीं ठीक है, मैं सर से या मैम से एक बार आप बता देना, क्योंकि अभी देखो एक चीज और होगा सर, मैं भी सर क्योंकि इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, तो इसमें से 3-4 जी एमसीक्यू बिल्कुल, तो ये आ तो सकते सबसे हैं। बेहतरीन चीज है, इससे आएगा ही आएगा, सर ठीक है। सर इसीलिए। आप
सर जो पिछले 2 लेक्चर्स है ना सर, आप वो भी यूट्यूब पे अपलोड कीजिए सर। अच्छा, या फिर जो है ना सेंड कर देंगे सबको, ठीक है, इंडिविजुअली अगर नहीं किया। देखो सबसे बड़ी यस सर। एनआरसी सीए पे तो ये जान लो आएगा ही आएगा, आपका कश्मीर 370 35 पे आना ही आना है। ये तो यार बिल्कुल बर्निंग इश्यूज है ये तो। अब ये नहीं यस तो सर। कुछ भी नहीं, ठीक है। यस सर। तो ये हुआ। हाँ। फिर अब आप लोग लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जो कोरोना है, कोरोना वायरस, कोविड, यस सर, वही कहने वाली थी मैं। कोविड से। अब कोविड में जो है ना आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी इंडिया में सबसे पहला केस आई थिंक जो है ना, ये जनवरी 29 में हो गया था, है ना सुफैल? यस तो यस सर। 29 में आ गया था। उसके बाद कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर 22 मार्च को जो है लॉकडाउन का खेल स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस सर तरीके वो से भी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट टच करना, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इनिशियल टच करना, अभी करंट वाले में से कुछ भी जो है ना। अब आप क्या कहते हैं, बिल्कुल ये सोचोगे कि कल का न्यूज़पेपर पढ़ा और आज जो है एग्जाम है तो मतलब कल का भी आ जाए, नहीं। थोड़ा सा वही ध्यान दे के चलना है ना, 1 महीने 1.5 महीने का, 1 महीने का गैप दे के ही चलना है, ठीक सर है। और वो सर इसमें भी आते हैं सर स्पोर्ट्स, कोई हाँ, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी आपको देखना होगा। मैं जब यस सर, तक, ज्यादातर लॉन टेनिस में इस साल किसने हाँ चैंपियनशिप की थी। ठीक है। अब यस सबसे सर। ये, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स में तो सना जो है थोड़ा कंफर्टेबल रहती है, मुझे भी पढ़ा देगी, ठीक है। तो अब एक चीज आते हैं कि ये तो आपका पॉलिटिकल में हो गया। यस। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो है ना छोड़ने लायक, क्योंकि अपनी इंडियन इकोनॉमी में जो अपने गवर्नर साहब हैं उन्होंने बहुत सारे, मतलब आप देख लेना ये कब से जो हमारे इंडियन इकोनॉमी वाली चीज है ना, वो आपको कब से स्टार्ट करना है, वो करना है आपको मार्च अप्रैल से। आपको ईशान पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ओके। फराज, और सर मुझे तो ये फिर इकोनॉमिक टाइम्स ही पढ़ना पड़ेगा उस समय वाला। ये आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आप और कुछ नहीं, अगर कुछ स्किप भी हो रहा है तो यस सर। आप अप्रैल से स्टार्ट कर देना। अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, टिल ओके अगस्त। ये 5 महीने में तुम्हें इतना एमओ मिलेगा, इतना मटेरियल मिलेगा ना कि तुम देखोगे कि यार ये, क्योंकि देखो कैसे इकोनॉमी में कैसे जो है ना कैसे कैसे चेंज हो रहा था। फिर डिसइन्वेस्टमेंट किन किन कंपनी का हुआ, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे जो है क्या मैटर रह रहा है, ये सारी चीज तो मतलब तुम्हें इको वालों को भी अच्छा खासा मिलेगा। फिर अभी तो लेटेस्ट में इकोनॉमी कितनी देखो डेवलप हुई है ना, कि -23 चली गई है ना। मैं यार देखो पॉजिटिव बोलने की आदत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 4 तारीख को पेपर है, ठीक है, और यस। उसके लिए मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। तो ये है आपको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में आपको अपनी जो इंडियन इकोनॉमी में जो चीजें हैं कि कैसे इकोनॉमी जो है डाउनग्रेड हो रही है, फिर इसमें इन्फ्लेशन किस तरीके से है। उसके बाद ज्यादातर आपको 2 आदमी को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना, 3 आदमी को सॉरी। सबसे पहले निर्मला सीतारमन, एक्ट ऑफ ओके गॉड सर। जिनका नाम पड़ गया है, ठीक है, हाँ सर। एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं समझ आए तो एक मूवी देख लेना, अक्षय कुमार और परेश रावल की एक मूवी आई थी ना, जिसमें अक्षय कुमार जो है गॉड बने हुए हैं। कौन सी मूवी है? हाँ सर, ओ माय गॉड। ओ माय ओ गॉड, माय सॉरी, हाँ यार फिल्मी का नाम ओ माय गॉड और मैं क्या घुमा रहा था। तो गॉड। OMG जो मूवी है उसको देखना, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में समझ आएगा। तो एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड जो है ना बहुत आएगा। दूसरी चीज, दूसरे बंदे को जो फॉलो करना है तो निर्मला सीतारमन के बाद वो आपको फॉलो करना है ये अपने जो RBI के गवर्नर है, श्रीकांत ठीक है। दास। हाँ, तो शशिकांत दास वो जो है उन्होंने कुछ बात बोली थी, जैसे कहते हैं इंडियन विड्रॉल मैनिया, इंडियन विड्रॉल मैनिया। एक वक्त ये हुआ था कि मार्च से अप्रैल के बीच में ना हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो बैंक्स है ना, उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा पैसों का विड्रॉल किया था। तो उसे उन्होंने नाम दिया था इंडियन क्या कहते हैं बैंकिंग विड्रॉल, विड्रॉल मैनिया हो गया था। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक लेक्चर भी किसी ने डाला हुआ था, किसी ने, बहुतों ने डाला है। तो विड्रॉल मैनिया से भी बहुत इफेक्ट हो गया था, एक ये हो गया। फिर आपको एक सेकंड थोड़ा म्यूट कर देना जिनका भी हो। एक इम्पोर्टेंट चीज ये रखना, रघुनाथ राजन जो है उनकी रघुराम। बहुत ज्यादा करना, रघुनाथ राजन के बारे में, जो हमारे एक्स जो ये थे क्या कहते और हैं। भी गवर्नर ऑफ RBI। हाँ, अभी वो जो है आपके यूनाइटेड नेशन में जो 14 मेंबर्स है जो इकोनॉमिक, IMF में।
हाँ, तो उसके जो है ना ग्रुप में है। उसके बाद वो अमेरिका में जो है ना कि कौन सा यूनिवर्सिटी, मैसेच्यूसेट्स में थे या किस वाले में है, वो देख लेना। मैसाचुसेट्स से ही किया है उन्होंने डॉक्टरेट शायद। हाँ शायद, तो वहाँ पे पढ़ा भी रहे थे, तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या बताया कि किस तरीके से फॉलो होगा, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। ठीक है, तो वो इकोनॉमी के बारे में उनका क्या फोरकास्ट, उसको पढ़ना। ये 3 आदमी को आपने फॉलो किया, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। फिर आपका जो मेडिकल कोविड से रिलेटेड आएगा, तो जैसे कहेंगे कि अमेरिका अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन के WHO से अपना जो है मेंबरशिप हटा लिया है। ठीक है, तो हटाने के बाद क्या ऐसे इफेक्ट था, बेसिकली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था कौन, अपना अमेरिका WHO में। अब इसके हटाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। उसके बाद WHO में जो WHO से रिलेटेड में फिर कोविड के बारे में आता है। कोविड का जो ट्रेल आता है वो सार्स से आता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सार्स जो है जो सऊदी अरेबिया गल्फ पे सब कंट्रीज में हो गया था। ठीक है, फिर और कौन कौन से, तो कोविड के बारे में भी कुछ चीजें आती है। कोविड के बारे में कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आएंगी कोविड के बारे में, ये जरूर सर इसके बारे में इंटरनेशनल अफेयर। हाँ, इंटरनेशनल अफेयर में कोविड, तो आप बिल्कुल ये जान लेना कि कोविड से क्वेश्चन उम्मीद है कि आएगा ही आएगा, कोविड से डेफिनेट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कोविड से, क्योंकि या कोविड का इफेक्ट जो है इकोनॉमी पे कैसा है, कोविड के क्या इफेक्ट्स पड़ गए हैं। ठीक है, सर ये मत हो सकता है कराबाग इशू, आर्मीनिया अजरबैजान। नहीं यार, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कहानी इसकी खत्म है यार। कल परसों की तो लड़ाई हुई है, अगर कुछ आ भी जाता ना, हाँ मालूम है क्या आता, ये शुरुआत मालूम है कि अजरबैजान के जनरल को जो है ना इन लोगों ने क्या कहते हैं, आर्मीनिया ने। आर्मेनिया ने रॉकेट अटैक में जो उसको खत्म किया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया वाला बिल्कुल नहीं डाल रहे हम। ठीक है, ये जान लेना, इसको मत टच करना, बहुत लंबी कहानी होगी और पढ़ते हुए टाइम वेस्ट हो जाएगा, एकदम नहीं करना। प्रीवियस इसमें से जो एक और चीज आपको ईरान और अमेरिका टेंशन करना है। ठीक है, यस सर। एक दो पोर्ट से याद रखना, ग्वादर एंड चबहार पोर्ट के बारे में। ठीक है, यस सर, गवादर पाकिस्तान में, चबार यहाँ पर ईरान में। हाँ, ईरान में। अब ये ईरान से अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। ठीक है, यस लेकिन सर। इंडिया के पास ये प्रोजेक्ट था चबहार, वो अब ये इसने ईरान ने ये खत्म चाइना किया को दे, इंडिया के साथ। हाँ, चाइना को दे दिया। ठीक है, हाँ तो ये डेवलपमेंट्स के बारे में हमें देखना है, कि इन दो पोर्ट्स के बारे में देखना है। फिर तो जीके जीएस जब आप देखोगे ना, तो आपकी टेक्स्ट बुक से ज्यादा मोटी बुक जो है ना बन जाती है यार, जीके की हाँ न्यूज़पेपर बिल्कुल। से ही बहुत ज्यादा। सर और ये एनजीओज एंड मतलब प्रोजेक्ट्स। MBA एमबीए बता तो रहा हूँ बाबू, इकोनॉमिक्स तो तुमको बिल्कुल लीव नहीं करना है। ठीक है, no इकोनॉमिक्स, economics, which one do I have to follow what the eco students are doing? 11th 12th micro macro Indian economy. वो तो आपका जो माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी तो आपका पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, लेकिन जो करंट अफेयर, मैंने फिर बोल रहा हूँ ना दोबारा, मार्च से करंट अफेयर जो अभी टिल नाउ कब तक का, आप इसका देख लो, अगस्त, टिल अगस्त। ठीक है, अगस्त तक का आपको देखना है। अगस्त मालूम है कहाँ तक एंड करना, इकोनॉमी वाले तो वहां तक एंड करना है जहां पे अपनी इकोनॉमी का फोरकास्ट हुआ था ना -23, यस सर। यहाँ तक के न्यूज पे एंड कर देना। ओके सर। इससे आगे मत बढ़ना, क्योंकि इससे आगे नहीं डाल रहे हैं, सब इसके पीछे ही तक का जो है ना, मतलब आपका मार्च से लेकर यहीं तक का जो है बिल्कुल डेफिनेट रहेगा। जो मतलब कहते हैं देखो, पेपर जो होता है ना, कोई एक टीचर नहीं बनाता है कि मतलब एक को कह दिया कि हाँ भैया आप ही बना दो, उस पर डिपेंड होता है। काफी टीचर्स होते हैं जो अपने जो पेपर्स होते हैं, जैसे सीबीएसई में भी होता है, वो डालते हैं। ठीक है, अब वो डालने के बाद क्या होता है कि वो जो एक कमेटी है, एक ग्रुप होता है, उसमें से सेलेक्ट करता है, और वो सेलेक्ट करने का उनके डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं कि क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, अगर एक टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाए कि हाँ भैया ये टीचर बना रहा है, वो बात पता लग जाती है कि कौन प्रिपेयर कर रहा है, कौन सबमिशन कर रहा है। बहुत सारे टीचर्स हैं, डिफरेंट सबमिशंस होते हैं, सिलेक्शन होता है, इसका आएगा, और तब जाके वो प्रिंट होता है। ठीक है, तो जो एक ग्रुप है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उसने अभी तक मतलब सबने जनरली यहाँ तक टच किया है इकोनॉमी में, जो आपका मार्च से लेकर अभी इकोनॉमी का जो पहली तिमाही है, पहली या दूसरी तिमाही, इसमें कितना डाउनग्रेड हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ तक जाना, इसके आगे अभी कुछ भी जो है एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है।
और पॉलिटिकल वाले तो समझ गए एनआरसी सीए क्या कहते हैं 370 और 35 है। बच्चे सारे 370 तो पकड़े रहते हैं, लेकिन 35 ये जहाँ पे आ जाता है ना तो कहते हैं ये 35 है क्या है, क्योंकि इसका नाम भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ये आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, एमबीए वाले भी इन चीजों को ध्यान दे के रखेंगे। ठीक है, तो Politics also I have हाँ to go यार, through. एग्जैक्टली क्योंकि तो ठीक है. इको पॉलिटिक्स यार बहुत ज्यादा कंसर्न है एक दूसरे से। अगर एक बात बताओ, चबहार पोर्ट को जो है ना, जो एक बिल्कुल एक इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमने चबहार पोर्ट को टच किया हुआ। तब चबहार पोर्ट को टच करने से मालूम है फायदा किया था हमारा, जो स्वेज कैनाल से, रेड सी से, जो भी अरब पेनिनसुला से हमारी जो भी चीज आती, तो चबहार पोर्ट को हम टच करते। चबहार पे इंडियंस रहते, कोई परेशानी नहीं होती, ईरान से अच्छे टर्म्स होते। लेकिन चबहार पोर्ट चाइना के पास जाना, तुम इसको मालूम है, इकोनॉमी, हम इसे इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है। कैसे? ग्वादर तो समझ लो सीपैक के तहत था। सीपैक जो चाइना पाकिस्तान जो अपना कॉरिडोर खोला हुआ है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो आपका था ही। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, जो चबहार पोर्ट चला गया है, तो इसके मतलब आप जान लो चाइना डोमिनेट कर रही है अरेबियन सी में, यस सर। जबकि चाइना का कोई भी कनेक्शन अरेबियन सी से है नहीं, कोई लैंड पार्ट कुछ भी नहीं टच कर रहा है। लेकिन सर उन्होंने उनसे भी बात की थी थाईलैंड से कि हम के कनाल बनाएंगे, फिर वो बे ऑफ बंगाल में आ सकती थी। भाई अभी देखो, कल के लिए अभी रिसेंट में एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि मैंने आपको पढ़ाया था ना एक बार ज्योग्राफी में कि लेकिन हम, थाईलैंड ने नहीं माना। हाँ एक तो वो हुआ। अभी देखो, तीस्ता रिवर के बारे में बताया था मैंने, नहीं कहा था कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है ना, इसमें जाके एक तो जमुना नाम हो जाता है, यस सर। एक का पद्मा रिवर हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका असम से एक रिवर आती है जो आपका नॉर्थ ईस्ट से होते हुए बंगाल बांग्लादेश से टच करते हुए, सॉरी असम नहीं, सिक्किम, याद रखना ये रिवर का नाम याद रखना, कि सिक्किम से फ्लो करते हुए आती है और बंगाल को टच करते हुए बांग्लादेश में फ्लो होती है, तीस्ता। ठीक है, तीस्ता रिवर, इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू हुआ हुआ है, एकदम कहते हैं डेडलॉक हो गया है। डेडलॉक क्यों हुआ है? कि इसमें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बात हुई है कि आप जो है पानी के शेयरिंग पे कुछ डील किया जाए। ठीक है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डील करने के लिए राजी है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी के अंडर में, वो सही तरीके से अपनी जिद पे अटकी हुई है और क्या कहते हैं, ईगो पे है क्या। वो ये बात कह रहे हैं कि जो तीस्ता रिवर है 6 डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट में जितना सफिशिएंट यूज होता है ना, तो हम करते हैं, हम इसका कोई वेस्टेज नहीं करते हैं। उसके बाद जो बचता है वो आगे बांग्लादेश में आता है। लेकिन बांग्लादेश कहता है कि हमें प्रॉपरली समर में जो है ना इस रिवर में पानी नहीं मिल पाता है, सूख जाती है। तो इसके ऊपर यस सर समझ। शेयरिंग के ऊपर, और शेयरिंग के ऊपर ऐसे बोला है 42 47, मतलब बंगाल ने कहा है कि समथिंग 42 47, एक बार मैं देख लूंगा, क्योंकि एक बात ये है कि वो वाटर शेयरिंग जो है ना सिर्फ बंगाल के साथ नहीं लुक आफ्टर करना पड़ेगा, सिक्किम से भी तो जाती है, तो सिक्किम को भी उसको देना पड़ेगा। तो ये चीज यस है सर। तीस्ता रिवर पे। अब इसका मौका उठा के चाइना ने जो है ना, क्या कहते हैं, ल्यूर किया है बांग्लादेश को। ठीक है, यस सर। उसने उसको जो है लोन दिया है वहां पे डेवलपमेंट करने का, और उससे जो है ना चाइना के करीब जो है ज्यादा बांग्लादेश हो गया। तो क्या है, अभी हमारे जितने भी नेबर्स हैं, सबसे क्लोज नेबर आपका नेपाल। यस सर। ठीक है, काला पानी जो है, काला पानी अंडमान निकोबार वाला मत समझना, काला पानी वहां पे लेपोलेक। भी है। ठीक है, हाँ, जो क्या होता था, कौन सा पास क्रॉस कर रहा था इससे, लेपोलेक। हाँ, तो लेपो लेक जो है आपका पास जो है ये मानसरोवर तक फॉर रिलीजियस क्या कहते हैं, जो आपका तीर्थ यात्रा के लिए जो है वहां पे कर रहे थे हम। तो अब अचानक से चाइना ने चाल चला कि मानसरोवर तक इंडिया ने जो अपना पास बना दिया है ना, उसको हम कैसे रोके। तो उसने ट्राईपार्टाइट पोजीशन जो था काला पानी, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा किया, कहा कि ये जो है ना नेपाल का हिस्सा है। नेपाल ने भी फौरन अपना जो है ना नया मैप जारी कर पॉलिटिकल मैप। दिया। यस सर। हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी हुई, नेपाल में एक बात उठ रही है, डोंट सेल
योर यूथ टू इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। मैंने इसके बारे में शायद डिस्कस किया है, इसके मतलब क्या है, कुछ आइडिया है इसके बारे में, पढ़ा है आजकल में? नो सर। हमारी इंडिया में एक राइफल है, ग्रुप है जिसे कहते हैं गुरखा राइफल, गुरखा रेजिमेंट। यस सर। ये जो गुरखास हैं दे ऑल बिलोंग फ्रॉम, मैक्सिमम पोर्शन जो बिलोंग होता है ना गढ़वाल से होते हुए नेपाल के बंदे हैं, ठीक है। यस अब सर। ये जो गुरखा कंटिजेंट है तो ये काफी इफेक्टिव है। इंडो चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर के वक्त इसने बहुत जबरदस्त इफेक्ट जो है ना अपना रखा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इनसे क्या हुआ कि इनका एक पैक्ट था एंग्लो गुरखा एंग्लो वॉर में भी, कि अब इसके जो बंदे हैं ना वो इसमें ब्रिटिश आर्मी में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसमें नेपाल ने कहा चाइना के इन्फ्लुएंस में कि भैया हम अपने यूथ को जो है ना यहाँ नहीं भेजेंगे लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी बात अब हो रही है कि शायद वो एबॉलिश कर देंगे। हमारे यहाँ गुरखा जो रेजिमेंट उनके थ्रू आता था ना वो अब शायद नहीं आ सकता है। तो ये है। अब इतनी सारी चीज, मतलब हमने तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल से थोड़ा सा जो है ना अभी डिस्कस किया है। आप जब देखोगे इन डिटेल आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब जैसे हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो खराब हुई तो सबसे ओल्डेस्ट जो ग्रुप था एक साइकिल का, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का, कौन सा बंद हुआ था? एटलस। एग्जैक्टली। तो ये आया भी था, काफी खराब चीज पता लगा था। फिर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आएगा। इंडिया का जो है ना, इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी जो है किसी गल्फ कंट्री से हुआ है, तो वो किस कंपनी के थ्रू हुआ है? फराज बता सकते हो? फराज, अरब की किस कंट्री से बहुत ज्यादा ये हुआ है अभी, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट अपने ऑयल प्रोजेक्ट्स में? और वो रिलायंस के थ्रू हुआ है, रिलायंस के साथ शेयरिंग हुआ है सबसे ज्यादा। यूएई। याद नहीं है, याद नहीं है सर। सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरामको से हुआ है ना अभी। There was one bank, one thing that went public, one oil company that went public. से याद नहीं है। ठीक है, तो सऊदी अरामको जो है उसके शेयर हुए हैं, अब ये हो गया। फिर अभी इसराइल के साथ जो है, इसराइल के अभी जो है हेड का नाम, हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू। जो क्या कर रहे हैं, जो बेसिकली इसमें इसराइल और अरब के रिलेशंस को बहुत अच्छा सुधार रहे हैं। जैसे कि उन्होंने किन किन कंट्रीज के साथ जो है ये अपना बहुत ज्यादा पैक्ट कर लिया है अमेरिका की मदद। यूएई, कतर। हाँ, यूएई, कतर, जिसको अपोजिशन में ये अपोज कर रहा है आपका कौन? टर्की, टर्की अपोज पाकिस्तान। कर रहा है। टर्की, पाकिस्तान एंड मलेशिया, फलस्तीन। ये हाँ एक ग्रुप बन गया है जो पैलेस्टीन को बैक कर रहा है। और फिर Yes, sir. ईरान, ईरान तो डेफिनेटली शुरू से जो है ना बैक कर ही रहा था कि यार हम जो है ना इसराइल के अगेंस्ट रहेंगे। तो ऐसी चीजें हो गई। यस सर। एक ये डेवलपमेंट की बात थी। फिर अभी बोलते बोलते रहा मैं यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी यार, चलो ये बात तो ध्यान से। हाँ, कौन सा अभी ऐसा कैंडिडेट था जो अमेरिका से उसने आपको रोल्ड आउट कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट था, वो जूइश था, यहूदी था और बहुत इफेक्टिव था, बहुत एजेड था। नेट पे डाल के देखना, सैंडलर, ठीक है, SANDLER। तो वेल देखना। तो पॉलिटिकल में ये बहुत आता है कि इसने अभी जो है रोल बैक किया। अगर बिल्कुल देखेंगे तो, अगर जीके जिसमें, तो उसने रोल बैक किया। अभी मेन स्ट्रीम में जो दो बंदे लड़ रहे हैं, ट्रम्प तो है, उसके अपोजिट में कौन है? जो बाइडेन, है ना। और जो बाइडेन अभी क्या है बेसिकली अमेरिका में? सर उसके अपोजिट में है सर। हाँ, अपोजिट में कौन है? सर थी ना सर, उसका नाम था ना हिलरी क्लिंटन। अरे नहीं, हिलरी क्लिंटन की कहानी खत्म हो गई यार। अभी कौन है? पुरानी कहानी छोड़ दो, अभी लेटेस्ट में अभी देखा नहीं। देख लो। जो बाइडेन है, और जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट है अभी करंटली, वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो बाइडेन, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हाँ, और जिसने अभी अपना नामांकन खींच लिया है, जो बहुत अच्छे इफेक्टिव हो सकते थे, वो थे आपके जोसेफ सैंडलर। देखना, ये सैंडलर जोसेफ था, ये क्या था? यही एक पहला जो है ना ज्यू था जो इस तरीके से स्टैंड किया था। नेट पे SANDLER सैंडलर अमेरिका डाल के देखना, ये चीजें हुई। तो ये सारी चीजें, जैसे अभी न्यूज़पेपर नहीं है ना हाथ में,
तो क्या है, हमें ये चीज ध्यान रहनी चाहिए क्योंकि इन चीजों के बारे में पढ़ा है। ये तो मैं यार जोसेफ जे हेडिंग, सैंडलर। है ना, सैंडलर है ना, क्या नाम है पूरा इसका? जोसेफ जे सैंडलर। हाँ, जोसेफ जे सैंडलर, इनके बारे में इसलिए बहुत मशहूर है क्योंकि जो अभी दिल्ली में रॉयट्स हुए थे ना, उसके ऊपर इस बंदे ने सबसे पहला सवाल उठाया था, और इंडिया की गवर्नमेंट के इसमें 370 कश्मीर के इस पे इसी बंदे ने सवाल उठाया था, जोसेफ सैंडलर ने। लेकिन यार पता नहीं क्या रीजन हुए, मैं भी डिटेल में नहीं गया, इसने अपनी नॉमिनेशन को जो है ना वापस ले लिया, अभी ये प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं है। यस सर। और कुछ रीजन तुम्हें मैं बताता हूँ क्या रीजन होगा। तुम देखना, ये जूइश है, और जो सन इन लॉ है ट्रम्प का, वो भी जूइश है। जो इवांका ट्रम्प है ना, उसका हस्बैंड जूइश है, ठीक है। तो यस जाहिर सर। सी बात है, इवांका ट्रम्प के बहुत सारे, मतलब यार ये काफी ज्यादा डिटेल में आ जाएगा। कौन कर ट्रम्प। हाँ, उसकी बेटी है ना। यस सर। हाँ तो ये सारी चीजें अब आपको थोड़ा सा जो है ना लुक आफ्टर करनी पड़ेंगी। मैं तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल ये डिटेल नहीं है। जेरेड कुशनर। हाँ, अब ये सोच लो, हेडिंग बताने में ही इतनी सारी चीजें निकल आई हैं। इकोनॉमिक्स पूरा टच भी नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब जब इसे डिटेल पढ़ोगे तो तुम्हें कितना इंफॉर्मेशन इसमें आएगा, ठीक है। जो चीज आपको पूछना होगा आप मुझसे जो है ना मैसेज करके पूछ लेंगे, मैं आपसे बिल्कुल कनेक्टेड रहूंगा। अभी तो 4 अक्टूबर के लिए थोड़ा सा जो है ना मेरे को स्किप करना पड़ेगा, एक ये चीज है। जो बाइडेन। जो बाइडेन हुआ। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। हम्म। तो वही कह रहा हूँ, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। अभी जो पीछे लेक्चर हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसमें कोई प्रॉब्लम? सर आप जो पिछली वीडियो है ना सर, जो पिछला लेक्चर हमने दिया था सर, आप वो अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे। एक सेकंड अजान दे दो, फिर बताता हूँ तुम्हें कुछ कांड हो गया है। हाँ ठीक है। देखो पहले तो जो है ना क्या नाम है, फराज, प्रीवियस जो क्लास थी इको की, उसमें तुम्हारा कोई डाउट रहा है? ईशान, फराज, सना, ऑल ऑफ यू। सर मेरा तो आधा क्लास मिस हो गया था, इसलिए मैंने बोला था कि मैं लेक्चर से देखूंगी सर, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ अभी। यार मुझे इसका पक्का आइडिया नहीं है, शायद मेरी कुछ गलती हुई थी, मैंने जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया था, ओ ठीक है, सर इस वजह से वो उससे पहला वाला है सर, जिस क्योंकि दिन मैं एब्सेंट था। जब मेरे को मिलता है ना कि जब मैं कनेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे ये ध्यान नहीं रहता है, और मैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट आता हूँ, और हाफ एजिट वे में जो है ना सिर्फ मैं जो है स्टार्ट करके सबके इसको इनविटेशन को ऐड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। और उसी जल्दी चक्कर में मैं भूल जाता हूँ कि यार ये रिकॉर्डिंग करनी है कि नहीं, अब मैं सर देखूंगा। सर इसका मतलब इकोनॉमिक्स की कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है? यार ये देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, हो सकता है कि क्लाउड में सबने किया हुआ हो, लेकिन मुझे तो सर लगता है कि इकोनॉमिक्स में सर जितने भी हैं सर उतने आप अपलोड कीजिए सर। ठीक है। चलो, अब कुछ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में तुम्हें टिपिकल चीजें कर लेते हैं, यस सर। क्योंकि यहाँ पे से इस वाले पेजेस में तो हमने जो किया था वो है ही है। अब आ जाता है, एक सेकंड रुकना, सिंपल सिंपल बता दूंगा इसमें। एम ठीक है, अरे MAN, चलो MCQs, ठीक है, ये MCQ डाल दूंगा इसमें इंडियन इकोनॉमी का। उससे पहले अच्छा एक और बात, पॉलिटिकल वाले एक चीज थोड़ा सा मिस हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सर। ठीक है। 12th में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे यस। कि इसको थोड़ा सा आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये 11th वाले भी ध्यान रखे। यूनाइटेड नेशन के बारे में अब क्वेश्चन क्यों आएगा, कितना साल हो गया यूनाइटेड नेशन को, अभी 75 ईयर्स हुए कि नहीं अभी, यस सर। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें देखो कितने ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँगा यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो जनरल असेंबली है, 192 कंट्रीज हैं, जो अभी लेटेस्ट बुक में छपा हुआ है, एडिंग हो साउथ सूडान।
192 कंट्रीज हैं जनरल असेंबली में, ठीक है। यस सर। तो ये है, कौन सी कंट्री नहीं है? नहीं है ताइवान। और ताइवान नहीं है। नॉर्थ कोरिया है कि नहीं? नो सर, नॉर्थ कोरिया भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इन चीजों को देखा आपने। तो आपका जनरल असेंबली क्या है बेसिकली, जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, तो आपका अगर हम एक स्टेट की बात करें, स्टेट में अगर दो हाउसेज हैं, विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आपका जो जनरल असेंबली है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा होगा, जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री का विद द वेटेज ऑफ 1 वोट सब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, इतनी बात। लेकिन फिर इन्हीं लोगों में से कुछ महान 5 लोग जो परमानेंटली सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम यस सर। जैसे स्टेट की नहीं होती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्हीं में से चुने हुए जो क्या कहते हैं 5 बहुत ही सीनियर मोस्ट हैं और पावरफुल हैं, तो उन्हें रखा गया। तो वो क्या हुआ, नहीं डेवलपिंग नहीं है यार, ये न्यूक्लियर स्टेट्स है। सर है ना सर, डेवलप्ड भी है हाँ काफी नहीं डेवलप। नहीं, इनका रीजन ही कुछ और है। हाँ बता देता हूँ नाम, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, 1961 में 60s में चाइना, 5 आ यस सर। गए, 5 इन हो गए। ये सिक्योरिटी काउंसिल में है, इन्हें इन करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि यार ये अकेले 5 जो है ना इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, इन्हें किसी यूनाइटेड नेशन की जरूरत नहीं थी। यस अब सर। ये यूनाइटेड नेशन बेसिकली जो है ना क्या है कि ये इसमें जो इन्हें क्या नाम है सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया है एक असेंबली से बाहर अलग निकाल के इन्हें, तो इनकी इंटरेस्ट कैसे इसमें जगाया गया है, इन्हें वीटो पावर दिया गया है। वीटो सर चाइना पावर, लगा सर, चाइना ने बहुत मदद की है पाकिस्तान को इस हाँ वीटो पावर जैसे की। कि मौलाना मसूद अजहर के बारे हाँ। में बात होती थी, उनके एक्सट्रेडिशन के बारे में बात होती इंडिया में लाने की ना, और या यस सर। उनको जो है ना इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की होती थी, तो उस केस में जो है वो क्या करते थे, वीटो कर देते थे। ये 5 कंट्री में ये 5 कंट्री है, इसमें से कोई एक कंट्री भी जो है ना अगर किसी भी चीज पे डिसीजन दे देता है, तो आपका माइनॉरिटी और मेजोरिटी की कहानी खत्म हो जाती है। सबके पास एक इंडिविजुअल पावर है जिसे कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद आपके जो है ना 10 जो है 10 से 12 टेम्पोरी भी हैं जो हर 2 साल में चेंज होते हैं। सऊदी अरेबिया भी रहा है, ठीक है। इंडिया अपना बहुत ज्यादा ऑप्शन डालता है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में डालो, ठीक है। तो एक ये चीज हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, ये 2 ग्रुप हो गए। फिर आपका आईएमएफ हो गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी हाँ, फंड। एक चीज याद रखना, फराज फराज पॉलिटिकल साइंस से पिछले 2018 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू, मतलब जो एक डेफिनेशन लिखा हुआ था और उस एजेंसी का नाम बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उसका आंसर था एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एमनेस्टी क्या होता है? आया था, देखा है ना? Headquarter is in London, UK. जो भी है, लेकिन इसका काम क्या है बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का? पता नहीं, I think for priestry थी। तना पढ़ी हो यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर में एमनेस्टी इंटरनेशनल का छोटा सा टॉपिक है। सर ये शायद सर शायद ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स। हाँ ह्यूमन राइट्स। एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स के लिए यूएनएचआरसी वाला जो होता है ना, ह्यूमन राइट Yes, sir. कमीशन जो है वो है। एग्जैक्टली ये किस लिए, देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल आज के वक्त में जो कंट्रीज है ना वो क्या करते हैं, अपने कंट्री में एथनिक क्लिंसिंग करने लगे हैं। मतलब जो एक छोटा वर्ग है, जो माइनॉरिटी होती है ना, उसको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, हार्म करने लगते हैं। कुछ जो कंट्रीज हैं, कुछ गवर्नमेंट्स अपने ही सिटीजन्स को जो है खत्म कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो इसको लुक आफ्टर करने के लिए एक रिपोर्ट बनाता है, जो कि बहुत सारे जो कंट्री है ना उनकी जो गवर्नमेंट है उससे बहुत अनॉयड होती है कि ये जो है बना के उस कंट्री की गवर्नमेंट के अगेंस्ट पुट किया जा रहा है। तो ये कौन करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल पीस बना रहा होता है और अपना जो है ना मतलब एक तरीके से पूरे इसमें अपनी एक रिपोर्ट छापता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी को बहुत ध्यान से देखना, इसका जो सिंबल है वो कैसा है, कैंडल बना हुआ है और उसके चारों तरफ जो है ना बार्ब वायर है वो है।
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत एक इम्पोर्टेंट है। फिर यूएनएचआरसी तो है ही, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आएगा। यूनेस्को। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो गया आपका। फिर क्या कहते हैं, अभी यूनाइटेड नेशन में से एक ऑर्गन को जो है ना मूव आउट किया, डिसमेंटल किया, हटाया गया, उसे कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। हाँ, इसको हटा दिया गया है ट्रस्टीशिप काउंसिल को। तो ऐसी चीजें, तो मेन आपको कौन कौन सा, जनरल असेंबली, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस याद रखना, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों याद रखना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट से केस हो रहा था वोडाफोन का, वोडाफोन इंटरनेशनल आर्बिट्री जो होता है ना आर्बिट्रेशन में, वो इंडिया को हरा के जो है वोडाफोन जीत गई है केस। ठीक है, तो तो ऐसी चीजें आने लगी इंटरनेशनल फोरम में, इंडिया की ये धज्जी उड़ गई है इस बात पे। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन सेक्टर की एक कंपनी ने जो है ना इसको आर्बिट्री से हरा दिया है, डिफाई कर दिया है। ठीक है, अब ये चीज हो गया। तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, 3 ये हो गए। उसके बाद आपका इंडियन मॉनेटरी फंड और क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपलिफ्टमेंट के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, और कंट्री की, डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो है ना स्टैंड करता है। तो ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि हु इज द यूनाइटेड नेशन इज द सक्सेसर ऑफ विच ग्रुप। ठीक है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन आया है ना, इससे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो एंसेस्टर था, एंसेस्ट्रल सर कौन किससे था पहले? यूनाइटेड नेशन से पहले? अह, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन था, सर है ना? लीग ऑफ नेशंस, यस हाँ, सर पढ़ा था। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो फिर हाँ, फेल क्योंकि हो सर गया था। 1945 में इतना बड़ा यार अटैक हो गया हिरोशिमा नागासाकी के बाद, तो समझ गए लीग ऑफ नेशन में इतना, एक तो ब्रांचेस भी नहीं थे, बहुत इफेक्टिव नहीं था, तो बस हटा दिया गया। यूनाइटेड नेशन देखो आज भी 75 ईयर्स अपने पूरे कर चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते आ रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक ये हो गया। फिर अब यार जितना याद आया तो उतना तो मैंने भूल दिया। अब देखते हैं यार क्या है। अब मैं इस पे आ जाता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप लोगों को ध्यान है, मैंने बता रखा था, है ना, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका सेंट्रल बैंक है, जो मेन बैंक अपना है, गवर्नमेंट का बैंक है, वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहीं से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं से अपने फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए लोन्स लेती है। ठीक है, तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप कब हुआ था? 1935। हाँ, 1935। 1 अप्रैल। ठीक है, ये चीज याद रखना है, क्योंकि आपका यार ये क्वेश्चन रह गया था, 1 अप्रैल से ही बैंकिंग का काम शुरू होता है या क्या है? 1 अप्रैल क्या कहलाता है बैंक के लिए? सर वो बैंक 1927 में को स्टार्ट हुआ था। नहीं नहीं, नेट पे डाल के देखो, बैंकिंग हॉलीडे कौन सा दिन होता है? 1 अप्रैल। देखो, मुझसे पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहा हूँ सर। 1 अप्रैल के तहत जो है ना ये हुआ। और 1 अप्रैल 1935 में जो है ना आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबल हुआ था। ठीक है, इसको स्टेबल करने वाले बंदे का नाम बेसिकली कौन है, जो सॉरी पहला गवर्नर कौन था? सर ये आरबीआई का आरबीआई का पहला गवर्नर नहीं पता। इंडियन नहीं था, ये था ओ स्मिथ, सर ओ स्मिथ थे। ठीक है, तो इसे याद रखने का है। अपने इकोनॉमिक्स के फाउंडर का नाम क्या है? एडम स्मिथ। ठीक है, तो वो ए स्मिथ था, ये ओ स्मिथ है। ठीक है, ये सारे स्मिथ ही आ जाते हैं। पहला गवर्नर आरबीआई का। ठीक है, एक ये चीज हो गया। सर अब इंडियन गवर्नर कौन था सबसे पहले? सर क्या? फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई का कौन था? आईजी पटेल। मैं कह रहा हूँ इंडियन गवर्नर कौन था जो 1949 में आया था 1 जनवरी में? मैंने ओ स्मिथ तो बताया 1935 में था गवर्नर। इंडियन गवर्नर कौन था? आईजी पटेल शायद। एक सेकंड। नहीं, आईजी पटेल तुमने बहुत करीब बोला, फिर भी आओ। इंडियन कोई देशमुख थे, डी देशमुख थे। ठीक है, आरबीआई। तो देखो सर एग्जैक्ट पूरी नाम
डी देशमुख। चिंतामन दवरनाथ देशमुख। देशमुख से याद देशमुख। ठीक है, दवरनाथ देशमुख। देशमुख से याद रखना। एक एक्टर है ना कोई, एक देशमुख नाम का एक्टर भी है ना अपने पास इंडिया में, क्या तो नाम? रितेश देशमुख। हाँ, हितेश देशमुख है। तो हितेश देशमुख जो एक्टर है अपना, तो इसी से याद रखना कि जो है ना फर्स्ट गवर्नर, तो ये है, क्योंकि सीडी तो मेरे को भी पूरा याद नहीं रहता है। तो देशमुख 1949 में ये, दवरनाथ देशमुख। ठीक है। हाँ, तो हितेश देशमुख एक्टर हो गया और डी देशमुख जो है आपका गवर्नर हो गया। अब आपका सबसे पहले आरबीआई कहाँ है आज के वक्त में? और भी आज के वक्त में मुंबई में। पक्की बात बताओ, हेडक्वार्टर? अरे शायद हाँ, कोलकाता में था, फिर शिफ्ट किया गया मुंबई। नहीं, कोलकाता में तो यार मैं इसका रेलवे का बताया था, इसका नहीं बताया। सर मुंबई में है आज। एग्जैक्टली यार, मुंबई में हेडक्वार्टर्स है यार। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फंक्शंस तो हमने डिस्कस कर रखा है कि ये जो है एक सेंट्रल बैंक है जो मनी सप्लाई को जो है ये करता है, ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर चीज है। ठीक है, अब जो करेंसी हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, प्लेस है, कहाँ से प्रिंट होके आती है? हैदराबाद। नहीं यार। अच्छा, अब मुझे बताओ महाराष्ट्र में कहाँ? मैंने बोल रखा है प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। हाँ सर, ये नासिक। एग्जैक्टली, नासिक के प्याज। ठीक है, तो नासिक याद रखना है। ये आ गया था सही मायने में ऑप्शन में जो है ना, इंडिया के बाहर के कंट्रीज का नाम आता है कि इंडियन जो नोट्स है कहाँ से पब्लिश होते हैं। मैक्सिमम हाँ यहाँ नासिक में होते हैं। बहुत सारे महारथियों ने स्विस बैंक भी डाला था, स्विट्जरलैंड डाला। सर शायद हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई में ये सर वो क्या बोलते हैं उनको, कॉइन्स ये होती है। कॉइन्स से सबके लिए हैं। ठीक है, तो हमें कंट्री के बाहर का भी अगर आ जाता है प्लेस वेयर इट इज पब्लिश, तो हमें बाहर का नहीं इंडिया का ही नाम डालना है। ठीक है, ये हो गई बात आपकी। बैंकर्स बैंक भी कहलाता है। रेपो रेट मुझे एक बार फिर से बता दो, तो कल क्या था? मुझे नहीं पता सर, मैं सो रहा था कसम से। रेपो रेट रीपरचेज। हाँ, रीपरचेज रेट, एग्जैक्टली ये आफ्ताब। अब मैं क्या कहते हैं, रेपो रेट का फ्लो कैसे होगा, मतलब सॉरी, रेपो रेट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? कमर्शियल बैंक से आरबीआई, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। एग्जैक्टली। रिवर्स में शायद उल्टा। हाँ ठीक है, आरबीआई। हाँ, और ये दोनों एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। ठीक है, ये एक आपका 96 में हुआ था, एक 89 में या 91 में समथिंग हुआ था। ठीक है, तो काफी डिफरेंस था। रिवर्स रेपो रेट हमें बाद में लाना पड़ा, क्योंकि आपकी जो आरबीआई है उसको भी जरूरत पड़ जाती है, तो वो भी लेता है, तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो जिसमें कमर्शियल बैंक जो है ना रिटर्न करता है मनी किसमें? आरबीआई पे। ठीक है, एक बात ज्यादातर मैंने ये देखा है हमेशा कि जो रिवर्स रेपो रेट है ना, वो रेपो रेट के मुकाबले ज्यादा होता है, ये जानना। उसकी वैल्यू ज्यादा होती। कमर्शियल बैंक ज्यादा रेट जो है ना चार्जेस करता है आपको, किनसे? आरबीआई से। ठीक है, एक ये चीज हो गई बात इसमें। ठीक है, ये मैकेनिज्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? रेपो और रिजर्व रेपो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली क्यों करते हैं इंडिया में? टू कंट्रोल सप्लाई, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, यस सर। क्योंकि लास्ट क्लास में इसी पे पूरी लंबी क्लास चल गई थी, क्योंकि ज्यादातर हम लोग कहते थे कि डिफ्लेशन को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इन्फ्लेशन को इंक्रीज डिक्रीज। कभी भी आरबीआई चीज को कंट्रोल करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज तो करेगी ही नहीं। तो जहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, तो कंट्रोल वाली चीज को हमें टिक करना है। ठीक है, चाहे वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो, वो कंडीशन को देख के करना है। तो एक ये भी बात आ गई, कंट्रोल वाली बात आ गई। और फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या आता है, विच आरबीआई फ्रॉम गवर्नमेंट इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट फेसेस फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, एग्जैक्टली, फिस्कल डेफिसिट। ईशान दोबारा से बताओ, बहुत बढ़िया चीज थी। Fiscal deficit when government revenue exceeds the revenue receipts. रिसीट। बेसिकली बजट में हमारा जो प्लानिंग है वो क्या होता है? ज्यादा होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है कि हम इतने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये मान लो कि मैंने कहा कि मेरे को 100 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो रेवेन्यू है वो क्या है? 90 करोड़। डिफिसिट हो गया ना ईशान?
ईशान ईशान यस सर, यस सर, यस सर। मतलब हमारी एक्सपेंडिचर जो है एक्सीड कर रही है और Yes. जो हमारा जो रेवेन्यू है वो कम है, ठीक है। Yes. तो अब इन दोनों को कैसे फुलफिल करेंगे? तो जाहिर सी बात है आरबीआई से हम क्या करेंगे, लोन लेंगे। अब ये जो लोन होते हैं, अपने जो सिक्योरिटी पेपर्स जो जो सिक्योरिटीज होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सेल करते हैं। तो कहते हैं कमर्शियल बैंक जो है ना, बेसिकली द पेपर्स विच आरबीआई टेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट फेसेस फिस्कल डेफिसिट एंड वांट लोन। जैसे गवर्नमेंट को लोन चाहिए होगा, वो क्या होगा, आपको क्या कहते हैं, आरबीआई से लोन लेगा। लेकिन ऐसे लोन नहीं ले सकते हैं। क्या होगा, अपने जो पेपर्स है, अपनी सिक्योरिटीज है ना, उसको गिरवी रखना पड़ेगा, उसे जमा करना पड़ेगा आरबीआई में, ठीक है। एक ये चीज, अब यही आरबीआई इन पेपर्स को, इन सिक्योरिटीज को नीचे मार्केट में सेल करता है और वहां से ये भी अर्न कर रहा होता है कमर्शियल बैंक। तो ये एक चीज हो गई। मैं जो बीच में भूल गया था, वो भूल गया था एनपीए। एनपीए को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि एनपीए के विसल ब्लोअर आपके एक ही थे, उनका नाम था रघुनाथ राजन, ठीक है। तो जो एक्सईए थे, तो इनको देखना है। अब लास्ट क्लास में शायद एक बात हमारी छूट गई थी, सीआरआर हो गया था हमारा, जो मैंने शायद 3 to 15% बता रखा था सीआरआर के बारे में। ईशान, सना हुआ था सीआरआर, पढ़ा था हमने। है ना। सीआरआर बेसिकली मैंने नहीं कहा था, कैश रिजर्व रेशियो। यस सर। तो एक याद करने वाला तरीका देख लो, एक सीआरआर किया था और एक एसएलआर किया था, है ना, Yes, sir. स्टैट्यूटरी हाँ रेशियो। तो जहाँ सीआरआर आएगा, मतलब कैश रिजर्व, जब रिजर्व वाली बात होगी तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। Yes, sir. तो कहते हैं सम डिपॉजिट्स आर रिजर्व्ड बाय कमर्शियल बैंक। अब वो कहाँ पे है, आपका सेंट्रल बैंक में है, लगभग कहते हैं 3 to 15% है। तो कैश रिजर्व रेशियो ये हो गया। और आपका जो एसएलआर क्या हुआ ईशान, वो बताओ एसएलआर फिर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट का रेशियो अपने पास रखता है, अपने पास रखता है, ताकि आपके जो ये होते हैं कस्टमर्स, उनको जो है कोई किसी भी तरह की असहूलियत ना हो, परेशानी ना हो, है ना। यस सर। तो निकालना है, तो ये हो गया ओपन। CRR is for when RBI makes a reserve, while SLR is the commercial bank. कमर्शियल बैंक, मैंने बोला ना याद करने का तरीका, यहाँ पे आर फॉर रिजर्व वाला मामला आ जाता है, तो ये क्या है, आप अपने कैश को रिजर्व कहाँ कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और क्या कहते हैं, एसएलआर का आप कमर्शियल बैंक से रखेंगे, ठीक है। अब एक और बात आ जाती है, क्या तो एक पूछ रहा था, Open market. ओपन मार्केट। अच्छा हाँ, ओपन मार्केट से बेसिकली क्या समझते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओपन मार्केट में आपका रिजर्व बैंक जो है, अभी इसी से एसोसिएटेड मैंने बताया कि फिस्कल डिफिसिट को फुलफिल करने के लिए जो है ना, क्या करता है, गवर्नमेंट लोन लिया, आरबीआई को सिक्योरिटीज दिया। अब ये सिक्योरिटीज बहुत बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सिक्योरिटी को रख के जो है ना अपने पास बंद तो नहीं कर लेगा। अब इन सिक्योरिटीज से जो है कौन अर्न करेगा, आपका आरबीआई अर्न करेगा। उसे ओपन मार्केट में जो है क्या करते हैं, ये सेल कर देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, मनी लिक्विडिटी जो है इसी से रिलेटेड होती है, टू विथड्रॉ द मनी लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो एक ये चीज हुई। कमर्शियल बैंक में सबसे पहला बैंक कौन सा था अपने इंडिया का? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं, पटियाला, एसबीआई, पीएनबी, पटियाला बैंक ऑफ पटियाला या बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कौन सा है फर्स्ट बैंक? इंडिया का फर्स्ट बैंक एसबीआई सर। ऑप्शंस दे तो दिया, ऑप्शन सर एसबीआई, पीएनबी। नहीं सुना है। ये जान लो कि पीएनबी तो एसबीआई से भी पुराना है, तुम नेट पे फाइंड करके देख लो। पीएनबी एसबीआई से पुराना है। फिर आपका क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंदुस्तान बैंक। तो बेसिकली बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पुराना है। ठग ऑफ हिंदुस्तान सुना है ना, तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। स्टेट ये हाँ, स्टेट बैंक नहीं स्टेट बैंक पुराना नहीं है।
हाँ, उससे ज्यादा पुराना ये है आपका, क्या नाम है, पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हाँ, बैंक एसबीआई बता रहा सर। नहीं, आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था। नेट पे डाल के देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1773। ठीक है। Yes, sir. Bank of Hindustan, which was ठीक है। established in 1770. हाँ, नहीं, Yes, sir. 1773 है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि यार ब्रिटिशर्स ने ही बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो ये लोग Yes. यहाँ आएंगे तो बीमारी फैलाएंगे ही फैलाएंगे। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है, कमर्शियल बैंक में, हाँ, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया, लेकिन सब आपकी जो ब्रिटिश डोमेन थी, जो कि मतलब जो क्राउन रूल आया था, उसने पुराने सारे बैंक को किनारे किया और एक सबसे अपना बैंक सेट किया, बैंक ऑफ औध, औध कमर्शियल बैंक। अवध को कहते थे औध, OUDH। ठीक है। वो किस क्या कहते हैं, वाइस रॉय ने स्टार्ट किया था? किस वाइस रॉय ने स्टार्ट किया था? अभी मैंने नाम लिया था, अभी मैंने पढ़ाते हुए पंचायती राज में बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मायो ने एजुकेशन के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट अपना ये किया अपना कंट्रीब्यूशन। मायो कॉलेज भी है राजस्थान में, लेकिन ये बंदे ने भी जो है ना पंचायती सिस्टम और बैंक में जो है ना बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के लिए रिन्यू करने के लिए स्टार्ट किया था। लॉर्ड रिपन, याद रखो, लॉर्ड रिपन पंचायती राज सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, और हाँ एग्जैक्टली, और क्या कहते हैं, इंडिया में जो है ना कमर्शियल बैंक को भी स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो है आपके वाइस रॉय थे जिन्होंने और कमर्शियल बैंक को स्टार्ट किया था। लॉर्ड रिपन को हमेशा याद रखना, और एजुकेशन Lord में Riffin. हाँ लॉर्ड मायो को याद रखना। ठीक है। Lord Mayo कौन था? लॉर्ड मायो यार, एजुकेशन, मायो कॉलेज अगर आप सुनोगे तो राजस्थान में आपको मिलेगा डिफरेंट जगहों पे। ये Yes, आपके sir. जो है ना वाइस रॉय थे। इनकी डेथ जो है ना यहाँ पे हुई थी, काला पानी, कौन सा वाले काले पानी में डेथ हुई थी? इधर अंडमान नहीं होगी। अंडमान निकोबार में। ठीक है। एक वहां के ही जो प्रिजनर थे जिसका नाम था, टाइटल उसकी अफरीदी थी। ठीक है, शाहिद अफरीदी के ही लगता है, ट्राइब से थे, तो अफरीदी थे। कौन? तो अफरीदी, अफरीदी पूरा क्या नाम है ये मुझे जो है ना मिस हो रहा है, कोई अफरीदी थे, उन्होंने इसे मारा था। अभी BBC पे इसकी रिपोर्ट आई थी, लॉर्ड मायो से रिलेटेड आई थी। ये घूमने के बहुत शौकीन थे, तो इन्हें जो है ना बहुत घुमा दिया वहां पे सर अंडमान। कंफ्यूज हो गया मैं सर, मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। इसकी डेथ कब हुई थी वो भी बताया था ना लॉर्ड मायो के बारे में, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन बता अफरीदी दिया। के बारे में। हाँ, अफरीदी के बारे में बताया था कि एक प्रिजनर था ना, उसने जो पूरा फुल नेम नहीं मालूम है, टाइटल मुझे अफरीदी याद रह गया, तो उसने जो है पहली बार किसी एक वाइस रॉय को किसी इंडियन ने यहाँ पे जो है इस तरीके से मारा था, तो प्रिजनर ने मारा था वहीं पे, क्या कहते हैं, अच्छा अंडमान ठीक निकोबार में। तो वो प्रिजनर है। था अफरीदी। नेट पे फाइंड करके देखो, मिलेगा, अभी लेटेस्ट में ये आया था लॉर्ड मायो के बारे में। ठीक है। अब सबसे पुराना बैंक जिसने SBI कहा वो थोड़ा गलत कहा। पहला बैंक आपका बेसिकली क्या था, बैंक पंजाब ऑफ नेशनल बैंक आपका था, जो फर्स्ट प्योर इंडियन बैंक है। इंडिया का सबसे मतलब फर्स्ट प्योर इंडियन बैंक जो था, जो वो इंडियन के थ्रू था, वो क्या था आपका, पंजाब नेशनल बैंक, 1894। ठीक है। यस सर। 1894। SBI का उस वक्त तक कोई नाम नहीं था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बेसिकली शायद फेडरल बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से था। ठीक है। तो अब आते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एक बना जिसे जो है 3 स्टेट के बैंक से, 3 प्रेसिडेंसी के बैंक को मिला के बनाया गया। वो था बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मैड्रास। तो ये आपका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। बैंक ऑफ बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। हाँ, मद्रास के जो बैंक है ना, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ यस सर। मिला के बनाया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ना, यही एक तरीके से RBI के तरीके से एक्ट कर रहा था। ठीक है। यस सर। SBI कब स्टैब्लिश हुआ, फराज बता सकते हो? नेट पे देखोगे तो पता लग ही जाएगा। 1950 में, 1955 ऐसे ही समथिंग, 50 to 55 के बीच में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया।
तो कौन सा पुराना हो गया आफ्ताब? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, और ये तो 1955 में आजादी के बहुत बाद में आया स्टेट बैंक ऑफ। 1894 पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और नेशनलाइजेशन कब हुआ था? कितने बैंक ये कब नेशनलाइजेशन हुआ था? सर ये बताइए सर, नेशनलाइज्ड और ये नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। 19 है भाई, 19 नेशनलाइज बैंक है यार आज तक में। सर ये क्या होता है सर नेशनलाइज्ड बैंक? और हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये बताया है लेकिन मुझे पता है नहीं था सर। उस दिन तुम स्वेटर पहनने चले गए। ठीक है, देखो पहले जो अपने पास बैंक थे तो इसका गवर्नमेंट से कोई ऑडिटिंग नहीं होता था। ठीक है, Yes, sir. ऑडिटिंग में क्या होता है, आपका जो बैंक में कौन से अकाउंट खुले, किनके थ्रू खुले, आप किनके थ्रू नाम से नहीं मतलब है, एक आधार पैन कार्ड मतलब एक आईडी पे। ठीक है, अब इससे Yes, sir. पता लगने लगा कि ये पैसे कहाँ से आए। आप मतलब पहले क्या होता था कि जो बहुत सारे बैंक्स में जो होती है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे या इस तरीके की ब्लैक मनी टाइप जो है, डिफरेंट एक बंदा डिफरेंट अकाउंट्स डिफरेंट बैंक में रख लेता था। ठीक है, क्योंकि कोई एक कॉमन पैन कार्ड नहीं होता था या कोई ऐसा आधार कार्ड सा नहीं होता था। ठीक है, सिर्फ एक नेम से होता था, तो डिफरेंट बैंक और सब कनेक्टेड नहीं थे। बैंक क्यों कनेक्टेड होंगे? लेकिन हमारी इंदिरा गांधी आई, इसे स्टार्ट करने वाली थी इंदिरा गांधी 1970s में, समझे? अब इसके पीछे भी रीजन था। हमारी जो इंडिया में एक बहुत बड़ा अमीर ग्रुप था, अमीर तबका था कांग्रेस में, जिसे कहते थे सिंडिकेट। सना याद आ रहा है? सिंडिकेट थे, सिंडिकेट में कांग्रेस के कांग्रेस के मेंबर्स। लीडर्स थे जो कि जिसमें आपका ये भी था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इंडिया का ऐसा बंदा था, गुजरात से चीफ मिनिस्टर भी था। 81 ईयर एज में, मतलब सबसे ओल्ड एज में जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो बना वो मोरारजी देसाई बना 1977 में, ये याद रखना। काफी कम टाइम में और काफी कम टाइम के लिए, हाँ, ये जनता पार्टी से बना था मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आते हैं बात मोरारजी देसाई से, हम आ जाते हैं कि मोरारजी देसाई, कमुरप्पा और बहुत सारे इस तरीके के कांग्रेस के लीडर थे जो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे इस हिसाब से कि इनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, बहुत ज्यादा पैसे थे इनके पास। तो ये सिंडिकेट्स थे, ये पूरी पूरी कांग्रेस, तो कांग्रेस इलेक्शन को भी बड़ा इन्फ्लुएंस कर देते थे। अब हमारी जो इंदिरा गांधी है वो बड़ी सोशलिस्ट विचारधारा की थी, सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचती थी, अपना जेब नहीं भरने का सोचती ज्यादा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने इस तरीके से किया कि उसने कहा कि यार बहुत सारे बैंक में जो है ना इतने सारा पैसा है कंट्री का, वो सेफ हुआ हुआ। अब देखो बैंक में तुम पैसे करके भर के रख दोगे, इससे कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात बताओ। कंट्री में जो है ना आपकी मनी सप्लाई रुक जाएगी, आपने पैसे के फ्लो को रोक दिया है, आपने कहीं भी अपने एसेट को, पैसे को जमा करके रख दिया है। मान के चलो कि तुमने 200 करोड़ रुपए कहीं एकदम दबा दिए, मिट्टी में घड़े में दबा दिया है। अब ये 200 करोड़ का तो अपनी की जो इकोनॉमी है इसमें क्या फ्लो नहीं हो पा रहा है, मनी फ्लो लैग कर रहा है ना। अब ये सर वो जो पैसे वो डिफरेंट अकाउंट्स में बैंक में रखते थे, वो लोन के लिए नहीं यूज किए जाते थे? नहीं, वो लोन के लिए यूज करे जाते हो ना जाते हो, कई बार आपको दोनों तरीके के बता रखे हैं ना, जरूरी नहीं है कि उन्होंने फिक्स किया हुआ हो। अगर फिक्स कर देंगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कितने पैसे। अब देखो बैंक में क्या होते थे पैसे, कई लोग जो है ना पैसे और अपने एसेट लॉकर में भी रख देते थे। अब लॉकर में रखी जाने वाली जो चीज है, क्या उसका कोई भी ऑडिटिंग होता है कि आपने कितना सोना कितना हीरा रखा है उसके अंदर? नो सर। वो सिर्फ आपको मालूम है। अब अपनी जो है ना एसेट्स को उन्होंने रख दिया बहुत तरीके से, अब वो चीज को तो उन्होंने तो सेव करके जमा करके रख दिया है, लेकिन अपनी इकोनॉमी का लार्ज पार्ट ऑफ जो सेक्शन है वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल रोटेट नहीं हो पा रहा है अपनी इकोनॉमी में, सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है आप समझो इकोनॉमी हैम्पर्ड करेगी, और आप कहाँ से जो है ना इनकम को, पैसे को आप जो है क्या करते हैं इंजेक्ट करते रहेंगे अपनी इकोनॉमी में। तो ये प्रॉब्लम होता था, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। मतलब कंट्री की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसने कनेक्ट कर लिया, पब्लिक अंडरटेकिंग ले लिया सारे बैंक्स को, जिसमें क्या होगा उसकी ऑडिटिंग होगी, सारी इन और आउट की डिटेल, किस किस के अकाउंट्स हैं, ठीक है, क्या उसमें क्या हिसाब है, वो सारी चीजें जो है ना आपकी प्रॉपरली रिकॉर्डेड होंगी। और इसे नेशनल लेवल पे जो है ना हमारी जो है गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया।
बिल्कुल, पहले ये बिल्कुल अपना डिफरेंट सब अपना अपना चला रहे होते थे, बैंक खोला। इसी टाइम में बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक भी तो बहुत खुले, जो एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप ने बनाया एक बैंक, अपना क्या कहते हैं लाइसेंस ले लिया, चला रहे, कोऑपरेटिव बैंक हो गया। ठीक है, तो इन सब पे अच्छा, नेशनलाइज होने से एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब सब में एक सिमिलैरिटी आ गई है, जो भी वर्किंग होगी ना तो उसके लिए कॉमन डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट पास करेगी। ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ और रेट लगा के रख रहा हूँ, बैंक रेट, ठीक है, मैं लोन रेट कुछ और रख रहा हूँ, मैं कुछ और, मतलब सबके अपने अपने जो है ना दादागिरी सर नहीं चलेगी। सर हाँ सर सर इसका मतलब ये जो बैंक्स है SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये नेशनलाइज्ड है? यार बिल्कुल नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट सर कंट्रोल नो, करती है। IB नो नेशनलाइज्ड वो एक्सिस बैंक, यस नहीं, बैंक। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये कंप्लीटली आरबीआई की डायरेक्टिव्स मानता है। जितने भी अपने बैंक्स है ना, वो जो यस सर। आरबीआई जो डायरेक्टिव्स पास करेगा, जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी डायरेक्टिव है कि हमारी जो पैसे जो रहते थे बैंक्स में, तो 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी बैंक देगा। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा ना, तुमने यस 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो पहले तुम्हारे 9 लाख रुपए डूब जाएंगे। सर। सर कैसे? तुमने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, तुम सोचते हो बैंक में पैसे रखें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिस तरीके की हमारी कंट्री की इकोनॉमी चल रही है, अगर कोई भी बैंक, जैसे कि महाराष्ट्र एंड पंजाब बैंक जो है, एक था ना बैंक जो महाराष्ट्र एंड पुणे बैंक, समथिंग ऐसे ही, जो कि दिवालिया बैंकरप्ट हो गया था अभी लास्ट में कुछ टाइम पहले। नेट पे डालना तो फराज, महाराष्ट्र एंड पंजाब बैंक है या क्या है, पुणे बैंक है, कौन सा बैंक है जिसका ईडी जो है शायद वो क्या कहते हैं, कपूर है कोई, That was Yes Bank. Kapoor. सॉरी यस बैंक तो है, Yes यस Bank. बैंक को तो संभालिए, एक और बैंक है महाराष्ट्र एंड पंजाब बैंक, देखो तो ये कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड पंजाब बैंक करके, देखो नेट पे डालो। ये यस The बैंक तो PMC. शायद डूब गया था ना सर? हाँ हाँ, सॉरी पीएमसी फुल फॉर्म बोलो, PMC. पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है ना, पीएमसी। Sir. पंजाब। हाँ, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. हाँ, अब ये कोऑपरेटिव बैंक का एक इंस्टेंस आया था कि एक कनाडा के जो है ना ये थे, क्या कहते हैं, कनाडा के, Sir Modi. हाँ एनआरआई थे, ठीक है, नाम भी भूल रहा हूँ मैं उनका, उनके पंजाब। 2 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा थे इस पीएमसी बैंक में, ठीक है। अब ये पीएमसी बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो आपको जो है ना, बैंक जब आप अकाउंट भरते हो तो बैंक ने, हमारी जो है ना आरबीआई ने घोषित कर रखा है कि बैंक आपको 1 लाख रुपए का ही सिक्योरिटी देगा। बैंक बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, उसके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन अब आपका जितना भी पैसा था उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए ही आपको रिटर्न करेगा, चाहे आपने 10 लाख रुपए जमा किए होंगे, ठीक है। तो ये ना बात समझ आई, इसलिए बैंक में बहुत यस पैसे सर। मत रखना, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। तो ये यस चीज, सर, मैं वही सोच रही थी। ठीक है, तो ये चीज बहुत लोगों को नहीं मालूम था, मैंने तो आसपास के लोगों को बताया, मेरे जानने वाले बहुत सारों ने जमा कर रखा था, ठीक है, तो उन्होंने तो, उनके तो मतलब क्या कहते हैं, रात भर सोए नहीं थे, दूसरे दिन जाके बैंक से पैसे निकालने लगे थे। और अपनी जो कंट्री में ये हो रहा था ना लॉकडाउन, तो उसमें ये जो यस सर। विड्रॉल मैनिया था वो इसी के तहत था। क्यों? क्योंकि विड्रॉल इसलिए कर रहे थे लोगों को लगने लगा था कि कहीं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित हो यस गई सर। तो हाँ। सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला, तो लोग ये विड्रॉल करने लगे थे। लेकिन अब बैंक ने लोगों के ट्रस्ट को बचाए रखने के लिए क्या किया, उन्होंने 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी दे दी। मतलब कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख है ना, और बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, तो 5 लाख आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, इसकी यस सिक्योरिटी सर। पास है। लेकिन आपने 10 लाख रुपए रखा हुआ है तो सिर्फ 5 लाख ही करेगा, बचे 5 लाख डूब गए आपके, ठीक है। अच्छा। तो यस सर। वेल ज्यादा हाँ पैसे मत रखना, ठीक है। Is this for all the banks, even if it's a private bank or a listed bank? Listed as in the sense that the bank has its shares in the stock market. देखो सुनो, इसमें फराज ऐसा होता है कि जितने भी डायरेक्टिव रूल रेगुलेशन हमारे इंडिया के बैंक्स के हैं ना, वो कोई बैंक्स इंडिविजुअल अपना नहीं करेगा। जिस बैंक को भी अगर यहाँ इंडिया में खोलना हो, तुम भी एक बैंक अगर खोलोगे कोऑपरेटिव बैंक, फराज, तुफैल, निशान, मुबशिर, सना और सबके साथ मिलके, तो तुम्हें इसकी परमिशन और रूल एंड रेगुलेशन आरबीआई का मानना पड़ेगा। तुम भी एक तरीके से जो है ना क्या होगे,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड होगा और डायरेक्टिव उसी की माननी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें सर कोई चेंजेस नहीं होगा, एक यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो ये बैंकिंग के सिस्टम की बात आई। अब But then isn't this a problem for the banks? I mean, like from 1 lakh to 5 lakh. Suppose if the bank has taken debentures and shares, then it will be very difficult for them to repay all of this. बिल्कुल। अब Let's say दोबारा यही चीज होती है, अगर पैसे डूब गए तो तुम ये थोड़ी ना सोच रहे कि 5 लाख रुपए जो तुम्हारे सिक्योरिटी में मिले सिक्योर्ड है वो तुम्हें बिल्कुल दूसरे दिन जाओगे तो तुम्हें कहेंगे लो अपने 5 लाख रुपए लो, ले जाओ। नहीं, वो पैसे तुम्हें जो है ना बहुत कम रेंज में उसकी लिमिट होने लगती है कि आप वन टाइम ऐसे बैंक से, यस बैंक की बात हो गई थी ना कि आप वन टाइम सिर्फ 5,000 10,000 ही निकाल सकोगे। तो सर उसका क्या हुआ यस बैंक का? यस बैंक को तो यार इन लोगों ने, एसबीआई इन लोगों ने बचा लिया एक तरीके से, जो है ना एसबीआई ने स्टेक्स खरीद लिए, सर ठीक है। मैंने तो सुना था वो डूब गया है। नहीं, डूब तो गया था, लेकिन अब ऐसे हम बैंक, जो हमारी इकोनॉमी है ना वो यार बैंकिंग सेक्टर पे डिपेंड करती है। सारी इंडस्ट्री जो होती है वो बैंक से लोन लेती है, इसलिए तो इतना एनपीए बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, अगर आपकी इकोनॉमी अगर डूब रही है तो वो बैंक से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। अगर बैंक से आप सारे पैसे विड्रॉ कर लोगे तो आपकी इकोनॉमी डूबेगी ही डूबेगी, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक में अपनी सिटीजन्स का क्या है, ट्रस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो यस बैंक को इन लोगों ने स्टेक्स खरीद खरीद के जो है ना क्या किया है, बचाया है। ऐसा नहीं है कि यस बैंक बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो एक तो रिड्यूस तो हो ही गया है, प्रॉब्लम तो हो ही गई है यार उसमें। PMC also buy the stake of Yes Bank. नहीं, पीएमसी Other banks also got it. क्या कह रहे हो? टाइप करो यार, ये फराज आवाज तुम्हारी आती है बहुत, मतलब झंझनाहट सी रहती है। आरबीआई, पीएनबी, अरे कहाँ टाइप किया तुमने? अच्छा, एक और बात, जितने क्या कहते हैं और भी जो बैंक्स हैं उनके बारे में देख लो। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या कहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, जो बेसिकली क्या आईएफसीआई बैंक जो है, तो कहते हैं ये इंडिया का सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक था। 1948 में खुला, किसने सेटअप किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आईएफसीआई बैंक जरा सा पुट कर लो। I am saying did not other banks also purchase? हाँ, यस बैंक का स्टेक और बैंक भी ले सकते हैं, लिया ही है लोगों ने, तभी तो बचा है कुछ हद तक। अब कब डूबेगा कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई, ठीक है। शायद नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था, 1948 में स्टैब्लिश किया, नेहरू जी ने से स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब इसने, हाँ, इसे खोला क्यों था? बहुत सारे बैंक सिक बैंक कहलाते हैं। सिक मींस क्या होता है? बीमार बैंक होते हैं, इनके फंड्स ज्यादा नहीं होते हैं, फाइनेंस सही नहीं, मतलब ये बैंक एग्जैक्टली बैंक रप्सी की तरफ जा रहे होते हैं। तो इनकी हेल्प करने के लिए आईएफसीआई खड़ा है आपका, ठीक है। तो इसे 1948 में स्टेबल किया गया था। अब और बात आती है कि आपका इससे सबसे पहला लोन टिस्को ने लिया था। टिस्को आपका टाटा स्टील इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ना कॉर्पोरेशन, तो टिस्को ने लिया था। तो एक तो ये आपकी हो गई बात, तो टिस्को की बात आ गई। अब एक तो ये हो गया। सेकंड बैंक और लिखो, इसमें ज्यादा खैर इंपॉर्टेंट और भी नहीं है चीज। अच्छा हाँ, एक बात जो भूल गया था बीच में याद, तुम्हें अभी मालूम होगा कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए थे। जैसे कि कॉर्पोरेशन बैंक है और बहुत सारे बैंक है, वो मर्ज होके एक सिंगल बैंक बना था। तो सारे बैंक्स के नाम याद रहेंगे आप लोगों को? सर ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी है? नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल वालों के लिए तो नहीं है, इनके लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशान, यस सर। ईशान, तुफैल, फराज, मुबशिर, आप यस सर। अब जो है ना
ये चीज एक पुट कर लेना, न्यूज़पेपर में से या नेट पे मिल जाएगा। अभी प्रीवियस टाइम में कुछ बैंक जो है, कुछ नहीं काफी सारे बैंक मर्ज होके एक सिंगल बैंक में आए हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना आपको देख लेना होगा, इसका डाटा आप लोग ग्रुप में जरा शेयर कर देना, अगर मुझे मिला तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये मेरे को भी नहीं मिला तो मेरे ध्यान से निकल रहा है बार बार। एक ये हो ओके गया। सर। एक और बैंक लिख लो, इसका मैं बता नहीं पाया था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल, ICICI। हाँ हाँ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक, ICICI बैंक। ठीक है। आपको पता लगा ये 1955 बिल्कुल SBI के साथ साथ ये स्टेबल हो गया था, ठीक है। एक तो ही हो गया था, वो ढूंढ रहा। ठीक है। अब बेसिकली ये इनिशियल में कोई बैंक नहीं था, एक कॉर्पोरेशन था, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स के लिए जो है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट करता था इंडस्ट्री से लेकर। लेकिन ये 2002 में ICICI बैंक बन गया कमर्शियल। प्लीज 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 म्यूट कर दो, ठीक है। तो क्या है, 2002 में ये आपका बैंक बन गया, ICICI बैंक बन गया, ठीक है। हाँ, PNB, OBC, UBI, PNB तो मर्ज कहाँ हुआ, PNB तो आज भी है फराज, PNB आज They merged into PNB. PNB acquired OBC and UBI. हाँ, वो उन्होंने जो है ना इन बैंक्स को, UBI और OBC बैंक को जो है ना, ओरिएंटल बैंक कॉर्पोरेशन, ये सबको जो है क्या किया, मर्ज कर लिया अपने अंदर, ठीक है। बाकी PNB तो आज भी जिंदा है। तो एक ये हो गया। ICICI के बारे में पता लगा 2002 में ये बैंक बन गया था। बेसिकली क्या चीज का आपका ये बैंक बन गया था, पहले एक बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन था ओनली। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में भी है। एक मेरे से मिस हो रहा है कि बहुत सारे जितने बैंक्स है ना, वो सारे बैंक्स का जो हेड है और हेड क्वार्टर है, ये जरा सा देखना पड़ेगा। ये आपको सेंड कर दूंगा, ये तो मैं डेफिनेट सेंड कर दूंगा, है मेरे पास, ठीक है। ओके सर। फिर एक बैंक लिख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सीधे RBI से एसोसिएटेड है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है, तो शुरू में भी डेवलपमेंट बैंक आपके पास आया है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा डेवलपमेंट बैंक है जो सीधे सीधे जो है ना RBI से सब्सिडरी प्राप्त करता है। इट इज अ सब्सिडरी बैंक ऑफ RBI, ठीक है। IDBI इज द सब्सिडरी बैंक ऑफ RBI, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 1964 में ये क्या हुआ है आपका, स्टार्ट हुआ है। बट सर ये तो प्राइवेट बैंक है ना शायद। हाँ ये है, लेकिन क्या कहते हैं, सब्सिडरी बैंक आपका RBI का भी ये कहलाता है। इट इज द सब्सिडरी बैंक, नेट पर खुद देखना। तो सब्सिडरी बैंक है, बेसिकली डेवलपमेंटल बैंक है ना, ये आपको लोन से सब प्रोवाइड करता है अच्छे से। फिर इसमें और एक इम्पोर्टेंट जो इन लोगों के लिए, इन वालों के लिए है, वो कौन सा करना है, नहीं ये बाकी दो बैंक की अभी पेपर में आई थी। सिडबी का भी अपनी स्मॉल इंडस्ट्रियल वाला, जब से MSME वाला आता है ना, तो हाँ वो सिडबी के बारे में पूछते ही नहीं है, तो क्या जरूरत है। एक लिख लो अब, नबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल वाले भी लिख लो, नबार्ड। सर सुना है। हाँ सुना, क्या पेपर में भी सुनोगे अभी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यस सर। ठीक है। क्या नेशनल बैंक? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जानते हो गांव में भी बैंक्स होते हैं जिसे रूरल बैंक कहते हैं, ठीक है। गांव वाले बैंक श्रीनगर साइड से नहीं है बेटा, क्या चीज, मैंने उसको बोला श्रीनगर साइड से नहीं होगा। अच्छा हाँ उस साइड नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ नबार्ड जो है यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे जगहों पे जो है ना आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके लोन होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर कभी भी बिना लोन के बहुत रेयर होता है कि चल रहा होता है, जरूरत है, तो ये नबार्ड से बहुत जरूरत होती है। अब ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया RBI के साथ मिलकर 1982 में, और इसमें किसी का हाथ पैर नहीं है।
1982 में नाबार्ड की जरूरत हो गई थी, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा एपेक्स बैंक है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फार्मर्स को आपका लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बॉम्बे में हेडक्वार्टर, लोन किस तरीके से, भैया ट्यूबवेल लगाना है, एनपीके खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, लैंड डेवलपमेंट करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रैक्टर खरीदना है, आप यहाँ से लोन ले सकते हो। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, एक्सिम, EXIM, एक्सिम। ईशान, एक्सिम क्या होता है, सुना होगा तुम? हाँ सर, एक्सिम तो काफी सुना सुना सा लग रहा हाँ, है। एक्सपोर्ट एंड Export इम्पोर्ट import. इंडिया। अब जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मैंने काफी जल्दी लिया है, क्योंकि यार लेक्चर काफी लंबा चल नहीं सकता है और लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है, ये साल भर का कोर्स नहीं है ना। तो ये है, हमको एक्सिम की बात करने से पहले बीओपी की बात करनी जरूरी है। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एग्जैक्टली। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बात होती है ना, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का काम आ जाता है, सारा इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है। ठीक है ना? यस सर। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या, अब हमारी जो कंट्री है वो क्या करती है, हमारी क्या, यार कोई भी कंट्री होगी, वो इंटरनेशनल ट्रेड के बिना स्टैंड नहीं कर सकती है। अपने रिसोर्सेज को सेल करना और उसके बाद वहां से अर्निंग लेके आना, बाहर से कुछ चीजें, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार कुछ ना कुछ पेमेंट जो थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, क्या होता है कि हमारे ऊपर कुछ डेबिट भी रह जाता है, किसी के ऊपर कुछ, किसी और के ऊपर रह जाता है, डेबिट क्रेडिट का मामला चल रहा होता है। तो बेसिकली हम किसी भी कंट्री को कैसे देखते हैं, दो मीडियम होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद है ईशान, याद है ना? यस सर, यस सर। बस हमारे जो बच्चे हैं प्यारे, तो उनको, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम लोग जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब जो जितने भी अमेरिका है, चाइना है, इनका जो बीओपी होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो पॉजिटिव में जाता है। पॉजिटिव क्यों जाता है? क्योंकि भाई इनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, यस सर, इंपोर्ट्स कम है। इंपोर्ट्स कम है। मतलब ये जो चीजें ज्यादा बेचते हैं और इनकी अर्निंग बहुत आती है, और इंपोर्ट्स, कंट्री में इंपोर्ट बहुत कम होता है। और कंट्री में इंपोर्ट भी मालूम है क्या करते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, यस सर। बिल्कुल, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, फूड मटेरियल जो इनके आने होता है, तो वही करते हैं। बाकी प्रोडक्शन वहीं पे होता है। हाँ, बाकी जो फिनिश्ड मटेरियल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो सारा जो है ना, वो क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज में सेल करते हैं। अब जैसे जितनी भी हमारी जो प्लेन्स हैं, जो कि हमारी कमर्शियल प्लेन होती है, वो जैसे बोइंग, ये सब आपकी अमेरिका से बनती है, दूसरा फ्रांस से भी बनती है, जो सुपरसोनिक प्लेन्स होती थी। तो ये सारी हम बाहर कंट्रीज से खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, ये हो गया। आर्म एमिनेशन खरीदते हैं, हैवी इक्विपमेंट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी बाहर से आती हैं। तो क्या हुआ, जब हम उनसे ये इतने सारे फिनिश्ड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदते हैं, तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। अब यस सर, इंडिया का नेगेटिव रहता है बीओपी। हाँ, अब जो जो गरीब कंट्री है, हम अपने बारे में क्यों कहें, क्योंकि हम क्यों गरीब अपने आप को कहें फॉरन। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी कुछ कंट्रीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल ही LDC कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, तो ये अपनी इनकी इकोनॉमी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है ये रॉ मटेरियल्स पे। ठीक है, अब रॉ मटेरियल पे होती है, तो ये रॉ मटेरियल को सेल करते हैं और फिनिश्ड मटेरियल खरीदते हैं बाहर से। तो इनकी जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट कम है, या एक्सपोर्ट का मटेरियल ज्यादा होता है लेकिन उससे अर्निंग कम होती है, कि रॉ मटेरियल है ना। ठीक है, यस सर। ये होता है। और इंपोर्ट जो है उनका बहुत ज्यादा रहता है। कुछ इस तरीके से मानो कि एक तरफ ईशान है, ईशान का अपना फुल फ्लेजेड बिजनेस है, तो ईशान हर महीने 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपए करता है। ठीक है, क्योंकि उसे सिर्फ 2,500 रुपए का खाने पीने की चीज लानी होती है, बाकी सारी चीजें उसके पास अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, और वहीं पे मेरा तुफैल है। तुफैल का मामला कुछ ऐसा रहता है कि तुफैल के महीने की अर्निंग जो है ना 2,500 रहती है,
लेकिन तुफैल क्या करता है कि तुफैल शौकीन लड़का है, तुफैल 10,000 का सामान खरीदता है। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो नेगेटिव जा रहा है ना 7.5 का जा रहा है। जैसे तुफैल बाहर निकलता है तो दोस्तों को कभी ट्रीट देने लगता है, फिर बाहर देखता है एक महंगी सी घड़ी देखा तो रिस्ट वॉच खरीद ली, ये सब खरीद लिया। तो मतलब ये अर्निंग से ज्यादा जो है ना परचेज करता है, घर वालों के ऊपर जो है ना कांधे पे चढ़ के बैठा रहता है। तो इसमें क्या है, इसके पास जो है एक्सपोर्ट वाला मामला कम है, मतलब ये अपने दुकान से अपने बिजनेस से चीजें बेच के अर्न कम कर रहा है, लेकिन बाहर से चीजें ज्यादा ला रहा है। तो इसके पॉकेट में अगर पैसे कम है, लेकिन पैसे कम क्यों है, क्योंकि अर्न कम कर रहा है, लेकिन इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि इसके पास जो ये होगा क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और ईशान क्या है, ईशान अर्न बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है एक्सपेंडिचर जो है उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके पास अपने खेत हैं, अपनी इंडस्ट्री है, तो सारा सामान वहीं से मिल जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। तो फैल बुरा मत मानना, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बहुत खर्चीले दिल फेंक किस्म के इंसान हो, ठीक है। तो फैल कट करके तो नहीं चला गया सर नहीं सर। ईशान को मैं कह रहा हूँ, ईशान बहुत पैसे वाला है, जबरदस्त है, मतलब इंडस्ट्री फैक्ट्री है, लेकिन क्या कहते हैं वो आउटपुट ज्यादा निकाल रहा है, मतलब सेल ज्यादा करके जो है ना अर्न कर रहा है, लेकिन जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। घर का बना हुआ खाता है, बाहर मार्केट में नहीं खाता। मैं भी अगर गया ईशान के घर पे कहते सर बाहर नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आ गई। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। अब हमारी जो अमेरिका और चाइना, हमारा नहीं है यार, हमारा होता तो बात ही अलग थी। अमेरिका और चाइना, चाइना तो लगभग मानो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना एक्सपोर्ट 40% कर रहा है। सब कुछ तो हम वहीं से खरीद के लाते हैं, चाहे वो कितनी बड़ा चीज भी दे। पबजी के बाद तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना उदास बैठ गए हैं, अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं उसका, ठीक है। तो एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये डिपेंड करता है, इट हेल्प इन बीओपी को मेंटेन करने में, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ठीक है। अब क्या है, 1982 में सेटअप किया था। ये एक ऐसा बैंक है जो आपके फॉरेन ट्रेड में आपकी मदद करता है। फॉरेन ट्रेड किस तरीके से, अब भाई आप जब भी बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात हमारी कंट्री में इतना मैन्युफैक्चर तो होता नहीं है, तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी कंट्री से और हमारे पास से पैसे फ्लो आउट हो रहे होते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस बच जाता है। तो उसमें उस नेगेटिव बैलेंस को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ लोन, कुछ मदद कौन करता है, एक्जिम इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक्जिम बैंक के लिए। क्योंकि देखो तुम्हारे पास कोई भी चीज है, कोई भी, जैसे मैं एक कहता हूँ यार एप्पल का स्क्वैश बनता नहीं है, एप्पल का नहीं बनेगा। मैं मानता हूँ कि बहुत जबरदस्त खेत हैं इसके पास, तुफैल के पास आम के खेत हैं, है ना, तुफैल कश्मीर में आम के खेत हैं, तुफैल सर होते हैं ना काम के खेत। हाँ, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कहूंगा मैं, ठीक है। तो कश्मीर में आम के खेत हैं। अब ये सोच रहा है, क्या कहते हैं, तो पहले हमारा सोच रहा है कि यार आम लोग ज्यादा खाते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ज्यादा सेब होते हैं और वॉलनट से सब होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इस आम को बेचता हूँ, क्योंकि लोगों को आम खाने का ज्यादा शौक नहीं है, तो आम को मैं कैसे सेल करूँ। तो तुम आम को सेल करने के लिए क्या करोगे, तुम बाहर से एक टेक्नोलॉजी मंगवाओगे, कि जैसे फ्रूटी होता है, मैंगो शेक होता है ना, वो बनाने के लिए बाहर से कुछ इंपोर्ट किया तुमने। अब मशीनरी इंपोर्ट की, इंपोर्ट करने में पैसे तो लग गए तुम्हारे, जेब से पैसे तो गए, ठीक है। अब जो ये पैसे गए हैं और ये क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, अगर तुम्हें इसमें कुछ लॉस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए एक्जिम बैंक को तुम टच कर सकते हो कि मैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में जा रहा हूँ, लेकिन इट इज एसेंशियल, क्योंकि आम मेरे पास है, नहीं खाऊंगा, नहीं बेचूंगा, बेच पाऊंगा तो सड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या है, मैं इसका जो है ड्रिंक बना देता हूँ, मीठा मीठा ड्रिंक बनाता हूँ, बेवरेजेस बना देता हूँ, जिससे मैं इसको बॉटल में पैक करके बेच दूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे टेक्नोलॉजी खरीदनी जरूरी है। जैसे सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, अरब कंट्रीज, इनके पास तेल बहुत था, लेकिन टेक्नोलॉजी थी नहीं पंप आउट करने की। इनकी मजबूरी हुई थी कि ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के साथ जो है डील करनी पड़ी थी कि भाई तेल निकालो और कुछ साल के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मैं इसका वो दे दूंगा, टेंडर दे दूंगा।
आधा बेच के तुम मुझे दो पैसा, आधा मैं अपने पास रखूंगा। तो ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सिम बैंक हो गया, ये भी मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल है यार, आंख मूंद के सब में मुंबई डाल देना, बहुत सारे में सब में मत डालना यार, ठीक है। यस सर। फिर कहोगे सर ने गलत करवा दिया। इंश्योरेंस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे क्या नाम है राहुल गांधी जी, वो इस पे बहुत ज्यादा जो है ना प्रेशराइज कर रहे थे। LIC इसके बारे में पढ़ा है, राहुल गांधी जी इसके बारे में बहुत टिप्पणी कर रहे थे, नहीं पढ़ा है न्यूज में पॉलिटिकल वालों? हाँ टाइप करो फटाफट, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये 1 सितंबर 1956 में जो क्या है स्टैब्लिश हुआ था, क्लियर है। यस सर। तो ये अब इसका काम क्या होता है ईशान, इसका काम क्या होता होगा? इंश्योर करवाना। अब क्या इंश्योर करवाना? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। बेसिकली हाँ, ठीक है। आप इनमें अपने पैसे जमा करोगे, ये मल्टीपल करके आपके जो है ना हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी के लिए, आपके जीवन के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है LIC, ठीक है। आपके कनॉट प्लेस में बहुत बड़ा इसका LIC का ऑफिस है। अब आते हैं ये सारी चीज हो गई। GIC नहीं आएगा, GIC आ ही नहीं रहा है बेफालतू। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला था, उससे नहीं करता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आता है, रजिस्ट्रार नहीं बताता हूँ, रजिस्ट्रार बेकार हो जाएगा। सेबी, SEBI, हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये एक तरीके से जो है ना, जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं ना, बिजनेस सेक्टर का जो लोग है, जो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए पुलिस का काम करती है। हेलो, यस सर। हाँ, ये पुलिस का काम करती है, वहां पे पुलिसिंग का काम करती है, कंट्रोल का काम करती है। अब बहुत यार मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरी आवाज ही को हो रही है, हाँ मेरी है, ठीक है। तो कहते हैं 1990s में इसे जो है ना एस्टेब्लिश किया गया, और ऑफिशियली जो है ये एक्ट में आया 1992 में। अब ये 1990 की अगर बात है तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। हाँ Exactly. सर, मनमोहन सिंह। अब ऐसा था यार, हमारी कंट्री में होर्डिंग हुआ, ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल डील्स टाइप जो चीजें होती है ना, बहुत ज्यादा होती थी इंडस्ट्री, ये क्या कहते हैं हमारे इसमें, क्या कहते हैं कमर्शियल सेक्टर में। इसको लुक आफ्टर करने के लिए एक बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट बनाया, सेबी, ठीक है। अब ये सेबी क्या करता है, अगर किसी भी तरीके की, हाँ सेबी एडवाइजरी बोर्ड भी है एक तरीके का। सेबी क्या करता है, लुक आफ्टर करता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर स्टॉक किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रही है। कोई अनइवन एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का जो है अनइवन या नेगेटिव या क्या कहते हैं करप्ट एक्टिविटी ना करे, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी खराब कर सकते हैं। तो अब सेबी में क्या कहता है, if any person share taken by government it's 51%, then it become the government company। या कोई भी जैसे आपने नाम सुना होगा, गेल हो गया, ठीक है, हेल हो गया आपका, तो गेल गैस ऑथोरिटी ये हो गया। तो ये सारे क्या है, इसमें बेसिकली क्या था कि कोई एक कंपनी है, तो वो बोर्ड्स के साथ मिलती है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलती है। अब उस कंपनी के 51% शेयर अगर गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो वो कंपनी क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हुई, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गई, सारा कंट्रोल सारा डिसीजन उसका गवर्नमेंट लेगी। तो ये सारी चीज तब होती है जब किसी चीज की डेफिशिएंसी पाई जाती है किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो वो किसी भी एडवाइस के तहत जो है उन सिक कंपनीज को हमारी गवर्नमेंट क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, उसे खत्म होने। क्योंकि देखो इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, ऐसे ही अगर बंद कर दिया जाए तो बेकार हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ गवर्नमेंट कंपनी हो गई। प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने डिस्कस शायद किया हुआ था यार, ये मुझे याद है।
तो ये नीति आयोग हो गया अब। नीति आयोग हो गया है ना। इसका एक चेयरमैन ये पीएम है खुद। प्राइम मिनिस्टर ही होता है। Yes, सबसे sir. पहले नेहरू जी थे हमारे। मेरी आवाज पलट के मेरे मुंह को लगती लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, ये क्या चीज है। क्या चीज? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयोग। ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्मिंग कि इंडिया। देखो यार, बेसिकली क्या होता है, हमारी जो कंट्री है उसके लिए कुछ भी प्लानिंग करना होता है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, या अभी क्या चीज की हमारी कंट्री में कमी है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, या कोई भी मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है जिसमें कोई भी कमी है, और उसके लिए जो है ना नीति आयोग में लोग बैठते हैं, एक बॉडी ऑटोनोमस बॉडी बैठती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स ऑफिशियो इसके लिए कहलाते हैं। तो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से जो है ना हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। अब हमारी कंट्री में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी चीज से रिलेटेड जरूरत है। अब जैसे क्या है, न्यूक्लियर क्या कहते हैं, स्टेशन के तहत अब हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा जो है ना प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। नीति आयोग में बैठे डिस्कस किया, फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी लेना है, तो वो सारा प्रिपेयर किया, उसके तहत जो है ना गवर्नमेंट एक्ट करती है। ठीक है, तो ये नीति आयोग, नीति का मतलब हो गया प्लानिंग करना, इट इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन बेसिकली। ठीक है, अब इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट, नेशनल इनकम तो बहुत बार हम लोग ने जो है ना कवर कर लिया। हाँ यार, एक आखिरी चीज लिखो, क्योंकि आज हम इस चीज को भी वाइंड अप करेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन आप जान गए थे, मैंने लिखवा दिया था, ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से हो गया। ठीक है, ये लिख लिया आपने। ब्लैक क्रूड ऑयल से रिलेटेड, ऑयल्स, हाँ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। और ग्रीन रेवोल्यूशन था। हाँ, येलो हो गया आपका ऑयल सीड से Oil रिलेटेड, seeds. है ना। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन आपका हो गया फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड ब्लू रेवोल्यूशन लिख दिया। क्या? फिश फिश फिश। रेड वाला हो गया मीट ऑब्लिक टोमेटो। सर क्या? रेड 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 रेवोल्यूशन। सर मीट, इसमें क्या होता है? मीट ऑब्लिक टोमेटो। सिल्वर, सिल्वर में क्या आना चाहिए था, सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर में क्या होना चाहिए था? हाँ, ये क्या नाम है इसका, तो फैल बताओ सिल्वर के लिए। सर मैंने तो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन सुना था, मुझे नहीं पता था और इतने भी रेवोल्यूशन एग के लिए है। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए है? हनी, हनी प्रोडक्शन के लिए है। सर सिल्वर, सिल्वर सिल्वर एग, एग। ठीक है, गोल्ड हनी के लिए। गोल्ड हनी के लिए। तो बेसिकली यहाँ तक आज आप जो है वाइंड अप करेंगे। ये सारी चीज अगर कुछ भी आ जाती है एमसीक्यू में, बहुत सिंपल है, तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो Fertilizer, gray. Oh, sorry, silver. No.